उस दिन के बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा था कि यार मैं पाकिस्तान में एंटर करने जा रहा हूँ, पूरी ऑल सच स्टफ हैज हैपेंड। नर्वसनेस था एंड मुझे ये भी पता था कि ये एक पिलग्रिमेज है, सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके साथ मैं जा रहा हूँ वो ऑब्वियसली ओल्डर होंगे। देयर मेंटालिटी इज डिफरेंट। मंदिर है कटास राज, ये 5000 साल पुराना मंदिर है कटास राज, और इसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो पांडवा के जो भाई है उन्होंने भी काफी टाइम वहाँ बिताया था। एंड वहाँ पर एक पॉन्ड है, वहाँ पे तो शिव जी के एक आंसू भी गिरे थे वहाँ पे, एक पुष्कर में गिरे थे एंड एक कटास राज में। सो वो जो पॉन्ड है वहाँ पे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड। आप बांग्लादेश गए, अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश के हालात है, हाउ यू सी इट? जब से ये चेंज हुआ है, रेजिम चेंज हुआ है, लाइक आई सी जो एंटी इंडिया का सेंटिमेंट, मतलब नाउ इट इज थ्रू द रूफ। हाल ही में जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, दैट वाज ट्रूली शॉकिंग। अफगानिस्तान की गन मार्केट के बारे में बताओ यार। सो यूएस ऑक्यूपेशन के बाद वहाँ पे एक मार्केट खुली कंडाहार में, वेर खुलेआम वो लोग गन्स बेचते। गन्स मेनली आते भी है 4 देशों से, रशिया, टर्की, चाइना एंड पाकिस्तान। अब देख सकते हो आसपास गन्स ऐसे लटके हुए हैं, होल्स्टर्स ऐसे लटके हुए हैं। सो देख के इट्स लाइक वेरी यूनिक। ऐसा मार्केट मैंने तो कभी देखा नहीं लाइफ में। दैट वाज वेरी मेमोरेबल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज के हमारे गेस्ट हैं सचिन भट्ट, जो कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन द सेंस ऑफ अ जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएट करते हैं। और इन्होंने 15-16 से ज़्यादा कंट्रीज़ घूमी हैं। ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हमारे भारत के ही रहने वाले हैं। और इन्होंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद से इनका इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में जनरेट हुआ। ऑन द लाइंस ऑफ वाइज डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो आज हमारे साथ सचिन है और हम इनसे बात करेंगे कि इनकी ट्रैवल की जर्नीज कैसी रही हैं, इनका बाहर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे आज। और हम बात करेंगे सचिन के स्ट्रगल्स के बारे में, कैसे वो अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं ये सब करते हुए, और भारत देश घूमने में कितना खूबसूरत है और इनके क्या एक्सपीरियंस हैं फ्रॉम अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री जर्नलिस्ट सेंस, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सचिन, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। बी बिलीवर इज अवर पॉडकास्ट। एंड अभी आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ बात करके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत खुशी हो रही है, मेरा पहला इन पर्सन पॉडकास्ट है, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू बी हियर। या यू आर वेलकम सचिन। तो सचिन, अगर आपके बारे में आप ही के भाषा से मैं जानना चाहूँ, आप ही के द्वारा जानना चाहूँ कि आप क्या करते हैं, और हमारी ऑडियंस के लिए जो मैंने बताया कि आप ऑलरेडी एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री जर्नलिस्ट हैं, बट आपकी डे टू डे लाइफ कैसी होती है और आप अभी क्या करते हैं, उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। सो मैं एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूबर हूँ। सो मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाके डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाता हूँ ऑन सोशल रियलिटीज़। कहीं ट्राइब है, कोई यूनिक सा ट्राइब है, कोई कोई फेस्टिवल है कहीं पे। सो इन चीज़ों पे, समटाइम्स करंट अफेयर्स पे भी। सो मैं सर्च करता हूँ ऑनलाइन और देखता हूँ कि किसी ने पहले इन ट्राइब पे या इस विलेज पे कोई वीडियो बना है क्या। एंड इफ मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं खुद वहाँ जाके अपने चैनल के लिए एक वीडियो बना देता हूँ मैं। सो इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट्री चैनल। हाँ, ठीक है। मैं ऑडियंस के लिए एक और चीज़ बता दूं कि सचिन इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हैं, इनके यूट्यूब पे भी 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और इंस्टाग्राम पे इनके 13,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑफ टुडे। एंड ही इज़ ऑल्सो एक्टिव ऑन फेसबुक पेज wherein he have close to 1,000 followers। इनके तीनों ही हैंडल बहुत एक्टिव रहते हैं। जो भी इनका मज़ेदार कंटेंट है वो देखने के लिए आप इनके तीनों हैंडल्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड विद दिस जर्नी। सो सचिन, ट्रैवल में आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का, बचपन से आपको ट्रैवल का शौक था, ये कैसे मतलब इस डायरेक्शन में आप आए? एक्चुअली बचपन से ट्रैवल का जो शौक नहीं था, इसके पीछे एक थोड़ा फनी सा स्टोरी भी है। या 10th ग्रेड के बाद हमें काफ़ी लंबा सा छुट्टी मिला था, लाइक अबाउट 5 महीने की छुट्टी। शायद किसी ने इतना सुना भी नहीं होगा। सो उस दौरान मैंने देखा, लाइक फेसबुक अभी भी नीश था, लाइक लोग नए थे फेसबुक पे।
तो मैंने भी उस साल ज्वाइन किया। तब मैंने देखा कि मेरे कई सारे क्लासमेट्स जो है वो फॉरेन ट्रिप्स वगैरह पे गए थे। सो उनके वो फोटोज वगैरह देखे, उनके ट्रैवल जो उन्होंने लिखे थे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, वो देख के मैं काफ़ी प्रभावित हो गया। लाइक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। जबकि मैंने वो वेकेशन में लाइक ज़्यादा टाइम मैंने बस अपने गांव में बिताया था। सो वो देख के मैं थोड़ा जेलस था। सो आई थिंक उस वो डिफरेंस जो था एक्सपीरियंस में, तो उससे पहला वो ट्रैवलिंग का कीड़ा मेरे में आया। फिर जब मैं मास्टर्स के लिए मैं बाहर गया था यूके में, आई मेट पीपल ऑफ सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, बैकग्राउंड्स वगैरह। तो उनकी भी कहानियां ऐसा सुन सुन के मैं इस दुनिया को जानने में बहुत दिलचस्पी आई मेरे अंदर। सो इसलिए मैं जब ये सब हो गया मास्टर्स वगैरह, कोविड के टाइम मेरे पास लाइक आई हैड टाइम टू थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो उस वक्त मैंने एक चैनल देखा, वॉइस न्यूज़ करके। सो यूट्यूब का एक रिकमेंडेशन आया था। सो उन्होंने उस वक्त जो सीरिया में वॉर चल रही थी, दे हैड सेंट सम रिपोर्टर्स देयर। तो वो देख के मैं इतना इंस्पायर्ड हो गया, मुझे लगा अच्छा हाँ, दिस कैन बी अ गुड वे फॉर मी टू ब्रिंग ट्रैवल एंड जर्नलिज्म बोथ टुगेदर। सो ऐसा मैंने मन में ख्याल आया कि ओके, तो मैं ये अगर करूँगा तो मैं ट्रैवल भी कर पाऊंगा एंड साथ में अपना जर्नलिज्म भी प्रैक्टिस कर पाऊंगा मैं। सो ये कंबाइन करके मैंने चैनल लॉन्च की फिर यूनिवर्स 1, जहाँ एंड आई थिंक सितंबर 2021 में मैं पहली बार लाइक बाहर जाकर एक वीडियो बनाई, सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई मैंने। एंड आई हैव नॉट लुक बैक एवर सिंस। रिजल्ट्स में अभी मैं अप्स एंड डाउन्स देख रहा हूँ, बट इस जॉब को लेके मैं काफ़ी पैशनेट हूँ। श्योर, सो वी विल कम टू दैट। थैंक्स फॉर बीइंग सो एलैबोरेटिव अबाउट इट। आपने बहुत डिटेल से बताया। यूनिवर्स 1 आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। सो इसकी स्टोरी क्या है? व्हाई यूनिवर्स 1? एक्चुअली ज़्यादा कुछ स्टोरी तो है नहीं, मुझे कुछ ऐसा नाम चाहिए था विच एनकैप्सुलेट्स द होल ग्लोब। क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल ही वही है कि मैं दुनिया भर में जाऊं और तरह तरह की कहानियां लेकर अपने चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊं। सो एक दिन ऐसे अचानक से ख्याल आया कि यूनिवर्स 1, सो वो उससे क्या होता है, इट सिग्निफाइज यूनिटी। यूनिवर्स शब्द भी आता है उसमें, so it covers everything. So I thought okay, this name totally encapsulates the spirit of my channel. So इसलिए मैंने सोचा okay, Universe 1 नाम अच्छा रहेगा। आपने सबसे पहली जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री एज अ जर्नलिस्ट शूट की, वो कौन सी की थी और किस कंट्री में की थी? एक्चुअली मैंने जब शुरू की थी वो मुंबई से की थी मैंने, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना एक्सपीरियंस था ना कोई इक्विपमेंट था। तो मैं सोचा ओके, मुंबई में ही कौन से अच्छे अच्छे टॉपिक्स रहेंगे। फिर मैंने देखा धारावी पे कई सारे वीडियोस थे एंड जिन्होंने भी बनाए थे वो सारे वायरल ही थे वैसे। तो मैं सोचा ओके, दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं गया धारावी पे, विच इज़ अबाउट 40 मिनट्स फ्रॉम माई प्लेस। तो मैं धारावी गया, एक गाइड को लेकर ही गया था क्योंकि धारावी इज़ ह्यूज। सो आप अकेले जाओगे तो भटक जाओगे एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। सो मैं गाइड को लेके गया एंड वी स्पेंड 3 आवर्स इन धारावी। वहाँ पे फैक्ट्रीज विजिट किए, लोगों से बात की वगैरह, एंड वो बना के मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। एंड मच टू माई सरप्राइज दैट फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ वेंट वायरल। 80,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए थे, जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उस वक्त। बिकॉज अगर आप देखोगे इट्स कोई बोल भी नहीं सकता कि वो एक डॉक्यूमेंट्री। आई जस्ट मर्ज्ड समथिंग टुगेदर, मैंने डाल दिया, बट इट वर्कड। सो आई एम लाइक, सो वो देख के मुझे लगा कि ओके, इसमें तो अभी पोटेंशियल है। सो वो धारावी जो था विजिट, वो मेरा फर्स्ट सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री था। इंटरनेशनल में गया पहली बार इन जून ऑफ 2023 एंड मुझे मैं उस वक्त काफ़ी कॉशियस भी था बिकॉज मैं ज़्यादा इंटरनेशनल गया भी नहीं था। सो आई थॉट ओके, लेट मी ट्राई गोइंग टू अ प्लेस विच इज़ चीप। तो मैंने देखा बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द लाइक चीपेस्ट प्लेसेस फॉर अस एज इंडियंस। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा रिसर्च वगैरह की कि क्या क्या अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। एंड अनसरप्राइजिंगली ये जो वॉइस चैनल है जिससे मैं इंस्पायर्ड था, मेरा चैनल, उन्होंने कुछ टॉपिक्स वहाँ किए हुए थे। सो मैं गया फिर बांग्लादेश। आई स्पेंट 10 days देयर। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ रुका था मैं, सो उन्होंने भी काफ़ी मदद की मुझे ट्रांसलेशन में वगैरह। लैंग्वेज का एक बैरियर है वहाँ पे, दे ओनली स्पीक बांग्ला, दे डोंट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। सो आई स्पेंड 10 days, 3 वीडियो शूट की मैंने, लाइफ ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन बांग्लादेश,
लाइफ ऑफ बिहारीज आर लाइक एन उर्दू स्पीकिंग माइनॉरिटी है वहाँ पे, जो इंडिया से फिर पार्टीशन के बाद वहाँ शिफ्ट हो गए थे उन पे। एंड ऑफ कोर्स ढाका को रिक्शा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि हर कोने कोने में रिक्शा रहता है। सो रिक्शा ड्राइवर्स के लाइफ के ऊपर भी मैंने बना। सो वो एक मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था एज अ यूट्यूबर। एंड वो ट्रांसजेंडर वीडियो पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था मुझे। सो दैट वाज क्वाइट मेमोरेबल ट्रिप आई वुड से। करेक्ट। जस्ट एडिंग ऑन टू हमारी बातचीत, आप बांग्लादेश गए। अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश के हालात है या बांग्लादेश के बारे में जो हम लोग सुनते हैं, पहले शेख हसीना के साथ वहाँ पे तख्ता पलट हुआ और अभी फिर से जो सिचुएशन चल रही है माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना या क्या करना, आप किस ईयर में बांग्लादेश गए थे? 2023 में। 2023। आपको क्या लगता है 2023 में जब आप गए थे और अभी 2026 में अगर आप फिर से जाएंगे, क्या चेंज हुआ है? क्योंकि आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड ऑफ द वर्ल्ड हाउ यू सी इट, कि अब जाने में क्या आप वैसे ही डॉक्यूमेंट्री आराम से शूट कर पाएंगे या थोड़ा फियर है? आपकी क्या फीलिंग है एज अ ट्रैवल फिल्म मेकर? जिस बांग्लादेश में मैंने वीडियो शूट किया था और जो बांग्लादेश अब मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन, उसमें तो मैं बोल सकता हूँ जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मैं जब गया था 2.5 साल पहले, तब मेरे को ऐसा कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ। मैंने जिन्होंने भी पूछा मैं कहाँ से हूँ, मैंने फ्रीली बोला भी था मैं इंडियन हूँ। एंड उनका जो क्या बोलते हैं बिहेवियर था मेरी तरफ, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत हॉस्पिटेबल थे। लाइक आई वाज ट्रूली टच्ड टू सी जस्ट हाउ जेनरस द पीपल आर। एंड मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। आई वाज ट्रूली शॉक्ड ये देख के। सो इसलिए अब तक मैं हमेशा कहता था कि यस, बांग्लादेश के लोग बहुत अच्छे हैं, इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस वगैरह। लेकिन जब से ये चेंज हुआ है, रेजिम चेंज हुआ है, लाइक आई सी जो एंटी इंडिया का सेंटिमेंट, मतलब नाउ इट इज थ्रू द रूफ रियली। इनफैक्ट अभी बढ़ते ही जा रहा है। एंड अभी हाल ही में जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, दैट वाज ट्रूली शॉकिंग। इंडिया में तो गुस्से की लहर दौड़ गई, पूरे देश में प्रोटेस्ट वगैरह हुए। सो इट इज़ ट्रूली शॉकिंग है। मतलब 1.5 years में, लाइक रेजिम चेंज होने के बाद जो 1.5 years है, उसमें इतना ज़्यादा चेंज आ गया। आई एम ट्रूली शॉक्ड। तो मुझे लगता है अब मैं अगर जाऊँ बांग्लादेश में, फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्शन आ रही है वहाँ पे, सो इफ आई वर टू गो एंड कवर दैट, मुझे तो लगता है यस, मुझे लाइक आई could face intimidation from people there. उनको जो one of the favorite parties है अभिजीत ने, they are not pro India, बहुत anti India है वो। so उनके supporters से वगैरह I could feel unsafe। पहले के जितना मैं शायद freely जा ना पाऊँ कहीं पे, freely लोगों से बात ना कर पाऊँ, शायद identity छुपानी पड़े मुझे, so आपको लगता है हिंदू होने का जो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, एक नुकसान होगा आपको हिंदू होने का अगर आप एज ए ट्रैवलर भी बांग्लादेश जाते हैं? एब्सोल्युटली, मेरे को तो लगता है यस। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंडिया के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा, स्पेशली हिंदूज। एंड उनके ही देश में जो हिंदूज है उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, आई थिंक अभी सबने देखा ही है। सो इफ आई वर टू गो देयर अगेन एज एन इंडियन हिंदू मैन, सो ऑब्वियसली काफ़ी अनसेफ हो सकता है। एंड अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, सो द सिचुएशन देयर इज़ वेरी अनस्टेबल। पॉलिटिकल वायलेंस हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो it's not safe anymore, unfortunately. Got it. No, so we wish ये सब better हो, फिर से हम travel कर पाएँ, हमारे neighbors के यहाँ पे जा पाएँ। So just adding on to the conversation, Bangladesh is nothing in front of our other neighbor, और आप शायद वहाँ भी गए हैं। आप पाकिस्तान भी गए? पाकिस्तान की देखो क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में, क्योंकि मैं आई एम अ जियोपॉलिटिक्स गाय। सो हमारी जो हिस्ट्री, ऑब्वियसली दे वर अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर। सो एक मन में क्यूरियोसिटी थी कि अब अलग होने के बाद वो देश कैसा हुआ रहेगा, कितना वो लोग प्रोग्रेस किए रहेंगे वगैरह। सो इन दिसंबर ऑफ 2024 मैं सोच रहा था कि अभी आने वाले साल में 2025 में एक और कोई ऐसा देश जाएंगे कंट्रोवर्शियल, जैसे मैं अफगानिस्तान गया हूँ, इसराइल पैलेस्टाइन गया। तब मैंने इंस्टा पे किसी का एक वीडियो देखा, एक इंडियन बंदे का जो पाकिस्तान गया हुआ था। मैंने उसको कांटेक्ट किया, डिटेल्स मैंने पूछे। सो ही वाज वेरी ऑनेस्ट इनफ टू शेयर एवरीथिंग। सो इससे मुझे पता चला ओके, पाकिस्तान ऐसे भी जा सकते। एंड मैं गया था पिलग्रिमेज फ्रॉम विद अ पिलग्रिमेज वीसा। सो जिनको नहीं पता, इंडिया एंड पाकिस्तान हैड साइंड लाइक
an agreement way back in 1971, which allows minorities from both nations to visit places of worship in each other's countries. So Hindus, for example, Hindus वहाँ के temples जा सकते, वहाँ के Muslims यहाँ के दरगाह वगैरह जा सकते, जैसे अजमेर दरगाह है. So उस ट्रीटी के अंदर वीजास वगैरह इश्यूज होते हैं. फिर मुझे वो संस्थान के बारे में पता चला जो लेके जाती है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकते, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्थान के थ्रू ही आप जा सकते. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, दे हैंडल्ड माय वीसा, मैंने सिर्फ पासपोर्ट एंड फोटोकॉपीज भेजे थे. सो डिपार्चर के लिए 2 days पहले मेरे को फाइनली कॉल आया कि यस आपका वीज़ा लग गया. तो उस दौरान मैं बिजी था, लाइक महाकुंभ कवर किया मैंने, फिर मैं वाराणसी में था ऑल दैट. फिर मैं वहाँ से गया अमृतसर एंड वी गॉट आवर पासपोर्ट्स वहाँ पे. वी क्रॉस द बॉर्डर, लाइक वो वाघा बॉर्डर. Most people just get to see the border. I was lucky enough to actually cross. Sorry, I'm just cutting you in between. इस पे हम आएंगे. मैं थोड़ा डिटेल से जानना चाहता हूँ. As an Indian, जब आप पाकिस्तान जा रहे थे, वीज़ा there is a body या एजेंसी जिसने आपके लिए मैनेज किया है. उस दिन के बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि आपके मन में क्या चला था कि यार मैं पाकिस्तान में एंटर करने जा रहा हूँ एंड उरी ऑल सच स्टफ हैज हैपेंड एंड देयर इज अ डिफरेंट एंटायर एंगल टू हाउ बोथ नेशन दे डोंट प्ले क्रिकेट एनीमोर, वी डोंट वांट टू प्ले, दे आल्सो इन दैट स्पेस. सो जब आप उस दिन का अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए और वो प्रोसेस बताइए कि जो लोग कभी नहीं गए हैं, जिनको लगता है यार पाकिस्तान जाना कैसा है, आसान है, मुश्किल है, या फिर कैसा था उस दिन का एक्सपीरियंस? उस दिन तो मैं नर्वस तो था, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या वीडियो करने देंगे भी या नहीं वहाँ पे, क्योंकि इट्स एन एनिमी स्टेट, वो हमारे लिए तो एक नॉर्मल कंट्री नहीं है. तो काफ़ी नर्वसनेस था. एंड मुझे ये भी पता था कि ये एक पिलग्रिमेज है, सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके साथ मैं जा रहा हूँ वो ऑब्वियसली ओल्डर होंगे, मेरी तरह यंग तो नहीं होंगे. सो वो उनका देयर मेंटालिटी इज डिफरेंट. मैं वीडियो बनाने भी जा रहा हूँ, वो तो बस एक रिलीजियस इसमें वो लोग जा रहे थे. सो नर्वसनेस था मुझे. एंड वहाँ से जत्थे वाले से जब बात हुई, मैंने पूछा भी उनको लाइक क्या वीडियो बना सकते हैं वहाँ पे, कैसा है वगैरह, जो पहले गए थे. सो उन्होंने कहा नहीं चिंता की कोई बात नहीं है, वीडियो भी बना सकते हो. पहले भी उनके साथ कोई आए हैं जिन्होंने वीडियो वगैरह बनाए हैं. सो दैट वाज क्वाइट रीअश्योरिंग. तो उनकी बात सुन के मैं थोड़ा फाइनली कॉन्फिडेंट हुआ मैं. एंड देन वहाँ गया मैं, एवरीथिंग वाज फाइन, लाइक कहीं पर भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ. आपने वाघा बॉर्डर से क्रॉस किया? वाघा बॉर्डर क्रॉस किया. जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर आई क्रॉस्ड मैं वो सेरेमनी देखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. एंड व्हेन आई वाज सीइंग, मेरे मन में यही ख्याल था ओके कल सुबह मैं बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ. लोग बस यहाँ के ये देख के चले जाएंगे, टुमारो आई विल बी बैक एंड क्रॉसिंग इट. सो एंड या दैट फीलिंग ऑफ एक्चुअली गेटिंग टू क्रॉस द बॉर्डर वाज आल्सो गुड, क्योंकि वो रेयर है. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो देश बढ़िया है, नहीं, लेकिन बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है. सो दैट फेल्ट गुड कि मैं ओके आई एम फाइनली स्टेपिंग इनटू दिस कंट्री एंड एनिमी स्टेट. करेक्ट. ओके. सो पाकिस्तान में जब आप गए तो यू वर सेइंग यू वेंट ऑन अ रिलीजियस ट्रिप काइंड ऑफ थिंग. आप कोई मंदिर वहाँ पे देखने गए थे पाकिस्तान का? कौन सा मंदिर पाकिस्तान का आप देखने गए थे? मंदिर है कटास राज. ये लाहौर से करीब 4 घंटे की दूरी पर है, लेकिन पंजाब प्रोविंस में आता है. सो दिस इज ये 5000 साल पुराना मंदिर है कटास राज. और इसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो पांडवा के जो भाई है उन्होंने भी काफ़ी टाइम वहाँ बिताया था. एंड वहाँ पर एक पुल है, पॉन्ड है वहाँ पे. तो शिव जी के एक आंसू भी गिरे थे वहाँ पे, एक पुष्कर में गिरे थे एंड एक कटास राज में. सो वो जो पॉन्ड है वहाँ पे दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड. सो हम शिवरात्रि के अवसर पर गए थे, तो वहाँ पर पूजा वगैरह की. एंड दिन की शुरुआत हुई थी उसी पॉन्ड में डुबकी लगा के. सो कहते हैं कि अगर आप डुबकी लगाओगे आपके पाप धुल जाएंगे वगैरह. आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट ठीक है, टू कीप द रिलीजियस सैंक्टिटी हमने दिन में सब डुबकी लगाई उसमें. देन पूजा हवन वगैरह हुई, हमने टेम्पल्स वगैरह एक्सप्लोर किए. इट्स नॉट वन टेम्पल, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है पूरा. सो उसमें हनुमान मंदिर है, एक राम मंदिर है, एक शिव मंदिर है, दो बुद्धिस्ट स्तूपास भी बनाए हुए हैं वहाँ पे. सो एंड वो भी कैसा एक रिमोट विलेज में है वो, लाइक आपके आसपास कोई लोकल बंदा नहीं दिखेगा आपको. इट्स लाइक इन द मिडल ऑफ वेरी रिमोट टाउन. सो सिर्फ हम थे और हमारे सिक्योरिटी जो थे बस वो थे. 2 days के लिए हम थे.
एंड इट वाज गुड. शिवरात्रि मनाई हमने वहाँ पे. सो दैट या तो पाकिस्तान जब आप होके आए, हॉस्पिटैलिटी वाइज या वहाँ लोकल से बात करने में, या हमारे दूसरे नेबर्स जैसे बांग्लादेश के साथ माइनॉरिटी की एक सिचुएशन है, एटलीस्ट इंडियन मीडिया तो यही बताता है कि पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी के साथ एक डिफरेंट सिचुएशन रहती है या फिर डिफरेंट तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है. चाहे आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री के लिए जा रहे हैं या फिर आप घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर एक रिलीजियस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा डिस्कनेक्ट लगा कि भारत के किसी मंदिर में मैं घूमने जा रहा हूँ वर्सेस पाकिस्तान के किसी हिंदू मंदिर में मैं था? आई मीन मंदिर तो ऐसा कुछ इतना डिफरेंट तो लगा नहीं. पर मैं एक किस्सा बताता हूँ. जब हम लाहौर में थे, हमने एक कृष्णा मंदिर विजिट किया, और वो मंदिर बाहर से आप देखोगे वो मंदिर लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर इतना बड़ा गेट लगा हुआ है वहाँ पे. अभी ऑब्वियसली वो हमारे सिक्योरिटी तो बताएंगे नहीं, बट आई न्यू क्यों वो गेट लगा हुआ है, क्योंकि थ्रेट्स ऑब्वियसली है. बिकॉज हमारे जो लाइक हिंदू टेम्पल्स है काफ़ी वैंडलाइज किए गए पहले. सो ड्यू टू थ्रेट फ्रॉम रेडिकल्स इन देयर कंट्री, उन्होंने मंदिरों के सामने बड़े बड़े गेट लगाए हुए ताकि कोई भी ऐसे आके कुछ गलत काम ना कर पाए. बस वही एक डिफरेंस देखा. हमारे यहाँ पे यू सी ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ओपन, मॉस्क हो, चर्च हो, टेम्पल हो, उसमें ऐसा कोई स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. पर वहाँ पर ऐसा नहीं है. टेम्पल्स के सामने वगैरह दे आर ह्यूज गेट्स, लाइक बहुत बड़े. सो वो कृष्णा मंदिर में भी देखा हमने, एंड वाल्मीकि मंदिर भी है लाहौर के, लाइक वो एक फेमस बाजार है वहाँ के, अनारकली बाजार, उसको लग के ही है. एंड वहाँ पर भी हमने देखा बहुत बड़ा गेट वगैरह लगा हुआ. सो मेरे को लगा यस, दिस इज मेनली ड्यू टू थ्रेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन द कंट्री. लाहौर शहर क्या लगता है इंडिया के किसी शहर जैसा? बिल्कुल ओल्ड दिल्ली की तरह. बिल्कुल ओल्ड दिल्ली की तरह, लाइक गलियां, छोटी छोटी गलियां, पुराने पुराने घर, वो वायर्स ओके तार के. एंड मार्केट भी गए, मार्केट भी लाइक इट्स मोर और लेस लाइक इंडिया ही है. जैसे अमृतसर जिस तरफ से आप गए, वाघा बॉर्डर जिधर पड़ता है, अमृतसर अपने कुलचों के लिए बहुत फेमस है. ऐसे ही लाहौर भी बोलते हैं कि अपने खाने के लिए बहुत फेमस है. पाकिस्तान में कुछ कुजीन्स आपने ट्राई किए, कुछ ऐसा खाना जो आप बताना चाहे कि इंडिया से सिमिलर होता है या अलग होता है, क्या अच्छा था जो आपको बढ़िया लगा? सिंस हमको फुल फ्रीडम नहीं था तो हम पूरी तरह से एकदम लोकल खाना तो खा नहीं पाए. लेकिन उस अनारकली जो बाजार है फेमस लाहौर में, वहाँ पर हमने कुछ चाट ट्राई किए थे. जैसे एक जगह पे हमने समोसा ट्राई किए, थोड़ा इंडियन स्टाइल लगा. लाइक उनका खाना भी स्पाइसी हमारी तरह, आफ्टर ऑल इट्स इंस्पायर्ड बाय इंडियन क्विजिन ओनली. सो आप स्पाइसीनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके खाने में. एंड स्ट्रीट फूड में हमने कुछ और भी ट्राई किए थे. लाइक इट्स समथिंग सिमिलर टू समोसा ही था वो. आई डोंट नो वो लोग क्या कहते हैं, बट फ्राई करके पैन में उसने फ्राई करके हमको वो दिया था. सो इट्स लाइक स्पाइसी, टैंगी, एंड दे आल्सो सर्व द स्ट्रीट फूड विद हमारे जैसे यहाँ पे सॉस देते हैं कई सारे. दे आल्सो सर्व अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉस व्हिच यू कैन डिप एंड ईट. सो सचिन, एक और बात आप हमको बताइए व्यूअर्स के लिए कि जब आप ऐसे ट्रैवल करते हो और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग करते हो, तो कितनी कंट्रीज अभी आप गए हैं टोटल? फॉर द पर्पज ऑफ वीडियोस मैं गया हूँ 6 कंट्रीज में, इफ आई एम राइट. कैन आई नेम देम? पहला था बांग्लादेश, फिर आई वेंट टू थाईलैंड, फिर अफगानिस्तान, देन इजराइल, पैलेस्टाइन, नेपाल एंड पाकिस्तान. 6 कंट्रीज. ओके. 6 आउटसाइड ऑफ इंडिया. पहला मैं फैमिली ट्रिप पे गया था जो था स्पेन और पोर्चुगल में. देन मैंने 1.5 साल यूके में बिताए थे. जब मैं यूके में था हमें जर्मनी लेके गए थे फॉर 2 days फॉर अ फील्ड विजिट. देन ग्रेजुएशन के बाद मैं और एक दोस्त लंदन से ही हम इस्तांबुल गए थे, व्हिच इज टर्की. एंड बस या. ओके. तो इतनी सारी आपने कंट्रीज घूमी है, इन सब में से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट कंट्रीज जो आपको लगता है कि यार मैं दोबारा भी जा सकता हूँ घूमने, अगर कोई इंडियन जाना चाहे तो जाना चाहिए, अगर कोई 4 कंट्रीज आपको बतानी हो तो कौन सी हो? यूके तो अभी बहुत पर्सनल है मेरे, बहुत खास है. 1.5 साल रहा हूँ मैं. सो यूके इज लाइक माय सेकंड होम. सो ऑब्वियसली मैं यूके रेकमेंड करूँगा. न्यूज़ में आजकल इतना पॉजिटिव तो कुछ है नहीं यूके का. आई सी लॉट ऑफ chaos हैपनिंग इन यूके टुडे, बट स्टिल मैं पॉजिटिव साइड देखूँ तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस व्हिच आर वर्थ विजिटिंग.
So UK एक है, then Istanbul is like a place which I think everyone should visit at least once in their lifetime. So why Istanbul? It's very clean, very very beautiful, and it's like probably the only city which is in both Europe and Asia, ऐसा कुछ है. And street food काफ़ी अच्छे, like kebabs there were amazing. अभी मैं समझ सकता हूँ अभी थोड़े political tensions है इंडिया और टर्की में, so this might not be a good time, but maybe if relations improve then obvious people should try to visit. What else? I would say Israel, but I don't know. I would urge people to keep politics aside and just focus on how they've built the whole country over the years. Very developed, very modern. So Israel, it is quite expensive, but again, a lot of history there. Israel and Palestine both, there's tremendous history there. So जिनको भी history में काफ़ी interest है, so do visit Israel, Palestine both at least once in the lifetime. जब आप ये कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं तो ट्रैवलिंग इंसान का पर्सपेक्टिव कैसे बदल देती है? बहुत लोग बोलते हैं कि जब आप ट्रैवल करते हो देन यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, यू गेट टू नो योरसेल्फ, आप अपने आप को जानते हो. और बहुत सारी मूवीज होती हैं जो ट्रैवलिंग के अराउंड बनती हैं और वो बहुत चल जाती हैं बॉलीवुड में भी. तो हम सब बचपन से सपना देखते हैं यार मैं भी बाहर जाऊंगा, फ्लाइट से देखूंगा. यू हैव बीन समवन जिसने बहुत सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया है, तो आपको क्या लगता है क्या ऐसा है जो सचिन भट्ट को ट्रैवलिंग ने दिया या एज अ इंसान चेंज किया आपके अंदर? देखो, ट्रैवलिंग से सबसे बड़ी सीख जो मिली है वो ये है कि आई एम मोर प्रिविलेज्ड देन व्हाट आई थिंक आई एम. हमको जितना लगता है हम प्रिविलेज्ड है उससे हम कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो आपको कई सारे लोग मिलते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, पीपल ऑफ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेट्रा. सो अभी जितना मैंने ट्रैवल किया स्पेशली इंडिया में, एंड जिस हालत में लोग रहते वो मैंने देखा, पीपल लिविंग इन मड हाउसेस. अभी कुछ साल पहले मैं यूपी में गया था, आई वाज कवरिंग अ स्टोरी अबाउट वुल्फ अटैक्स इन दिस विलेज. तो कुछ घर में ऐसे में गया था जहाँ पे देखा डोर भी नहीं है उनके घर के सामने. सो एंड देयर आर पीपल जिनको दे हैव टू वॉक फार अवे टू गेट टू फेच वाटर वगैरह. सो ऐसा सब प्रॉब्लम्स मुझे फेस नहीं करना पड़ा. सो इफ आई वर टू सी दैट, वो देख के मुझे लगता है यस आई एम मोर प्रिविलेज्ड देन व्हाट आई थिंक आई एम. सो इससे क्या होता है, मैं अभी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाने लगा अपने लाइफ में, लाइक आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर वट एवर ही हैज़ ब्लेस्ड मी विथ. सो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मुझे लगता है मेरे में मिसिंग थी पहले. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस वगैरह. सो ये छोटी छोटी बात जो है जो हम हमारे नॉर्मल लाइफ में हम या तो इग्नोर करते या वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. मुझे लगता है थैंकफुल होना चाहिए हमें, चाहे वो कितना भी छोटी बात हो, वो ग्रैटिट्यूड हमें दिखाना ही चाहिए. सो ट्रैवल करके दिस इज द बिगेस्ट चेंज विच आई हैव नोटिस्ड इन माई सेल्फ. मैं अभी बहुत थैंकफुल हूँ, मैं हर छोटी बात के लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ. मैं अभी कोई एक या दो कंट्रीज आप ऐसी बताइए जहाँ जाके आपको ऐसा फील होता है कि यार ये लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, इनके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, जो आपको देख के एकदम ऐसे लगा हो कि नहीं यार मतलब वी शुड लर्न एज इंडियंस, वी शुड लर्न फ्रॉम देम, हम भी कुछ ऐसा करें? पहला देश जो मन में तो ऑब्वियसली यूके ही है, क्योंकि मैंने 1.5 साल वहाँ बिताए. सो ऑब्वियसली मैंने देखा वहाँ से, परखा कि लोग रहते कैसे हैं, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है वगैरह. एंड ऑब्वियसली वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ मोर प्रैक्टिकल बेस्ड. यहाँ पे इंडिया में जो है इट्स मोर थियरी, बस आप बुक्स सामने रखो एंड देन रट्टा मारते रहो घंटों भर. वहाँ पर ऐसा नहीं, दे फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकलिटी. वो एक्चुअली हमको बाहर जाके वो चीज़ अप्लाई करने बोलते हैं. तो इससे क्या होता है, लोगों में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उस चीज़ की. जैसे हमारे जर्नलिज्म कोर्स में हमको सिर्फ बताया नहीं कि ऐसा ऐसा होता है, हमको एक्चुअली बाहर जाकर लोगों से बात करने बोलते थे वो लोग, एज वो असाइनमेंट्स देते थे हमको. That's the biggest difference. They are more practical. We are more on the theory side. तो वो एक है. And health wise तो I don't think they are doing too well वैसे, because they eat more junk food वगैरह. हमारे यहाँ पे we have we are more diet conscious यहाँ पे. But still due to external factors, जहाँ पे pollution है, we have more stressful life यहाँ पे. So there are some big differences ऐसे, but we can look towards these developed countries and learn like how to be clean. Civic sense हम सीख सकते हैं,
क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में गया हूँ, दैट इज़ वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, स्ट्रीट्स आर वेरी क्लीन, पीपल डोंट लिटर, वैसे उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अभी इतना अवेयरनेस हुआ है फिर भी पीपल डोंट चेंज, दे स्टिल लिटर। सो वो सिविक सेंस हम सीख सकते हैं वेस्टर्न देशों से। एजुकेशन इज अनदर थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम देम। एंड ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड बाहर के जो देश जैसे यूके में फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर वेरी वेरी पेशेंट, वेरी काम। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में चढ़ने के पहले दे डोंट रश टू क्लाइंब इन, दे टेक देयर टाइम टू गेट इन। यहाँ पर बम्बई में तो पीपल डोंट केयर, दे ट्रेन आती दे जस्ट बार्ज इनसाइड। सो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइक बी काम, टेक योर टाइम टू गेट इन, दूसरे भी चढ़े। दैट्स समथिंग व्हिच वी कैन इम्बाइब फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। आप जब अफगानिस्तान गए थे सचिन, वहाँ की गन मार्केट विजिट करने, अफगानिस्तान की गन मार्केट के बारे में बताओ यार। सो यूएस ऑक्यूपेशन के बाद वहाँ पे एक मार्केट खुली कंडाहार में, वेर खुलेआम वो लोग गन्स बेचते। गन्स मेनली आते भी है 4 देशों से, रशिया, टर्की, चाइना एंड पाकिस्तान। सो ये 4 देशों के वेपन्स वहाँ पे ओपनली बेचे जाते। जब यूएस थी ये सब बेचना आई थिंक अलाउड भी नहीं था। अब जब वो चले गए वहाँ से एंड देन तालिबान वापस आ गया तो मार्केट खुल गई है वहाँ पे, जहाँ पे वो लोग खुलेआम बेचते। लेकिन खरीदने के लिए ऑब्वियसली लाइसेंस लगता है, एंड बायर्स जो भी है दे आर मेनली तालिबान ऑफिसर्स या लोकल पुलिस वाले जो है वो, और जिनको हंटिंग में दिलचस्पी है। लाइक मुझे याद है ये एक पर्टिकुलर वेपन सेलर था वहाँ पे, अच्छी उर्दू में बात कर रहा था मेरे से। तो मैंने उसको पूछा कि कौन आके खरीदता है यहाँ पे वैसे गन्स। तो उसने कहा कि जो भी गन्स है मेरे पास वो ज़्यादातर हंटिंग के लिए यूज़ करते, डक्स वगैरह। सो जिनको हंटिंग में दिलचस्पी है वो लोग आते। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पहुँचे भी थे, मुझे याद है एक तालिबान ऑफिसर वहाँ पे था भी, आप ये मेरे वीडियो में भी देख सकते हो, लाइक ही इज होल्डिंग द गन, वो गन ऐसा पकड़ा हुआ है एंड वो शॉपकीपर उसे कुछ समझा रहा है अपनी भाषा में उस गन को लेके। सो ये जो मार्केट है ओपन एयर गन मार्केट, इसको लेके बहुत एक क्यूरियोसिटी हुई यूट्यूबर्स में। मुझसे पहले भी एक ब्रिटिश या अमेरिकन यूट्यूबर गया था, उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो गई। सो वो देख के मैंने डिसाइड किया था कि ओके मैं अफगानिस्तान जाऊंगा तो इसके ऊपर तो पक्का बनाऊंगा, बिकॉज एक पोटेंशियली वायरल टॉपिक है। और ऐसा मार्केट ज़्यादा देशों में एग्जिस्ट भी नहीं करते, लाइक मोस्ट कंट्रीज एग्जैक्टली, एंड स्ट्रिक्ट लॉस भी है इसके आसपास। एंड अगर शॉप्स है भी तो खुले में नहीं होते। यहाँ पे ऐसा नहीं, लाइक द मोमेंट यू वो आप सड़क पर पहुंच जाते हो, लाइक वो गन मार्केट के, आप देख सकते हो आसपास गन्स ऐसे लटके हुए हैं, होल्स्टर्स ऐसे लटके हुए हैं, बुलेट्स जो है उसके वो ऐसे रखे हुए हैं, राइट शो के लिए वैसे। सो वो देख के इट्स लाइक वेरी यूनिक। ऐसा मार्केट मैंने तो कभी देखा नहीं लाइफ में। दैट वाज वेरी मेमोरेबल उस ट्रिप का। क्या सस्ती बंदूकें मिलती हैं, मतलब कंपैरेटिवली? डिपेंड करता है लाइक कौन सा वेपन है। लाइक अगर छोटा सा पिस्तौल ऐसा कुछ टाइप है तो उसका था कुछ 25,000 अफगानी, विच इज रफली 25,000 इंडियन रुपीज। वही सबसे चीपेस्ट जो मैंने देखा था। सबसे महंगी वाली एक बहुत बड़ी गन थी M16 या समथिंग, दैट वाज 1,25,000 अफगानी, विच इज 1,25,000 इन इंडियन रुपीज एज वेल। सो मैं तो ये नहीं बोलूँगा बहुत महंगा, इट्स रिलेटिवली चीप वहाँ पे बट ड्यू टू टफ रेगुलेशंस ऐसा नहीं कि कोई भी खरीद सकता है। आम लोग नहीं खरीद सकते हैं, तो आम अफगानी जाके वहाँ पे नहीं खरीद सकते। एंड यूएस वेपन्स जो भी तालिबान ने सीज किए थे, दे आर नॉट फॉर सेल। उन्होंने अपना एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना के कहीं पे रखा है। यूएस वेपन्स अलाउड नहीं है, लेकिन सीज तो किए बट दे आर नॉट अलाउड टू सेल इट ओपनली। हाँ, एक खुली गन मार्केट में जाना, उसे देखना, शूट करना, एक ब्रेव एक्सपीरियंस तो है ही और डिफरेंट भी है। स्पीकिंग ऑफ योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, अफगानिस्तान इज़ वन, आपने बताया कि इज़राइल पैलेस्टीन जब आप गए वहाँ भी कुछ डिफरेंट रहा। हम इंडिया में जब ड्रिंक्स की बात करते हैं तो चाय एक चीज़ है जो सबको पसंद होती है। आपने बाहर जाके भी चाय या कहवा या उस टाइप की ड्रिंक्स पी होगी, इंडिया में पी है, और वो 3 जगह बतानी हो कहाँ की चाय सबसे बेस्ट होती है? I'll start with India, ओनली इंडिया से ही स्टार्ट करते हैं। बैंगलोर की चाय मैंने पी जो बहुत अच्छी लगी मुझे, कटिंग चाय। उसमें वो अदरक डालते, इलायची डालते हैं, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग भी लगी थी मुझे।
कश्मीर में कहवा पिया था, बट दैट्स मोर ऑन द स्वीटर साइड. वो थोड़ी ज़्यादा स्वीट है बट इट्स स्टिल वेरी हेल्दी. पिछले साल जब मैं गया था बॉर्डर क्लैशेस कवर करने, तब श्रीनगर में हमें एक वेंडर मिला था, लाइक डल लेक के ठीक ऑपोजिट में था वो. तो उन्होंने बहुत अच्छी चाय बना के दी, उसमें उसने केसर डाली, ऐसा कुछ हर्बल चीज़ें डाल के हमें दी, और इतना टेस्टी था. इट वाज स्वीट बट स्टिल वेरी वेरी टेस्टी. वो टेस्ट आज भी मुझे याद करता हूँ तो मेरे मुंह में आता है वो उभर के. एंड टर्की में पीपल आर क्रेजी अबाउट कॉफी. टर्किश कॉफी अभी बहुत पॉपुलर हो गया, बट उसमें भी मिल्क ऐड नहीं करते. लाइक कॉफी पाउडर होता है, उसमें वो गर्म पानी मिलाते हैं. एंड इट्स हैड विथ वो एक कर्व शेप का उनका एक कप रहता है, छोटा सा ग्लास का, विच इज ट्रेडिशन देयर वहाँ पे. तो उसी में वो लोग कॉफी पीते हैं. तो टर्किश कॉफी वाज आल्सो क्वाइट यूनिक, लाइक विदाउट मिल्क में इतना पीता नहीं, बट वहाँ जाके जब मैंने पी, इट टेस्टेड वेरी गुड. ओके, सो नेक्स्ट जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, दैट इज अराउंड काउच सर्फिंग थिंग जो आप मुझे बता रहे थे. सो जिन लोगों को पता नहीं है, काउच सर्फिंग एक ऐप है जहाँ पे आप स्टे बुक कर सकते हैं. और अनलाइक इंडिया जहाँ पे होटल्स एंड एयरबीएनबीज, ये कल्चर थोड़ा पॉपुलर अभी हो रहा है. होटल्स इज लार्जली जो लोग स्टे के लिए करते हैं, मोटेल्स, होटल्स. काउच सर्फिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑनर अपने घर को लिस्ट करता है और आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर ऑनर आपकी प्रोफाइल के बेस पे आपको एक्सेप्ट करेगा और फिर आप उसके घर में जाके रुक सकते हैं. तो आपके बहुत सारे काउच सर्फिंग के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, बहुत ख़राब, बहुत अच्छे. आप कुछ के बारे में बताइए, और कंट्री कौन सी थी? अगेन अभी कुछ महीना पहले मैं जब बैंगलोर में था, सो दिस होस्ट वाज वेरी काइंड. वो उनके घर पे मैं शायद 5 दिन था, और ऐसा कई बार था जब वो रात को मुझे बाहर लेके गए फॉर डिनर, घुमाया मुझे अपना एरिया, एंड ही डिडंट इवन लेट मी पे इवन वंस. वो बहुत जेनरस थे वो. देन एक बार हम जब इस्तांबुल गए थे, वहाँ पर भी हमने काउच सर्फिंग करके एक लोकल होस्ट के साथ रुके थे. एंड ही हैड एन अमेजिंग बालकनी वहाँ पे. सो बालकनी से वी कुड सी द यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल, हम एशियन साइड पे थे. सो दैट व्यू वाज जस्ट स्पेक्टेकुलर. इतना खूबसूरत व्यू किसी के बालकनी से मैंने देखा नहीं था. एंड होस्ट जितने भी मैं जहाँ पर भी मैं गया हूँ, इंदौर में भी पिछले साल की बात है, ही वॉज अ डॉक्टर बट ही वॉज सो काइंड. लाइक इंदौर के फेमस फूड मार्केट पे लेके गया था मुझे, एंड ही डिडंट लेट मी पे इवन वंस. उन्होंने इंदौर के जो भी फेमस चीज़ें हैं वो खिलाए मुझे. मैंने कितनी बार ऑफर किया कि प्लीज़ अलाउ मी टू पे ऐसे, बट ही रिफ्यूज्ड कम्प्लीटली. सो काउच सर्फिंग की ये एक अच्छी बात है, जो भी होस्ट जो रहते हैं आपके, they are very friendly, they are very generous. Couch surfing I think बनाया है इसीलिए, so that एक community sense cultivate हो जाए लोगों में, और जो travelers आते हैं बाहर से वो मतलब safely रहे किसी के साथ, एक friend बन जाए. So मुझे लगता है इसका आइडिया यही है, so that you are able to make new friends in a place that you don't know much about. बट सारे एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं रहते हैं, सारे एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव नहीं रहता है. कुछ नेगेटिव भी कभी रहा होगा काउच सर्फिंग में, किसी होस्ट के साथ या किसी घर पे आप रुके हुए हो, आपको अचानक से लगा क्या ये डर लग रहा है यहाँ पे. तो मुझे यहाँ पे मैं एक छोटी सी कंट्रोवर्शियल बात कहता हूँ. मैं जब थाईलैंड गया था, वहाँ पर भी मैंने एक काउच सर्फिंग प्रोफाइल खोली. मैं आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द होस्ट वहाँ पे. तो एक को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वहाँ पे. उसने पहले एक्सेप्ट तो की, पर उसने कह रहा था लुक आई एम गे एंड आई वॉक अराउंड इन माई हाउस विदाउट एनी क्लोथ्स एंड यू शुड बी ओके विद दैट, ऐसा उसने कहा. फिर मैंने उसका कुछ रिप्लाई दिया नहीं, और ना मैं उसके घर पे गया वापस. सो ऐसे भी कुछ क्रीप्स होते हैं. सो वन हैज़ टू बी क्वाइट केयरफुल. रिव्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जैसे ट्रैवलर्स का रिव्यू होता है, वैसे होस्ट का भी रिव्यूज़ होते हैं. एंड दैट इज़ लाइक अ नाइस, क्या बोलते हैं, उससे आपको पता चलता है, उसका परख सकते हो एक इंसान को कि इज ए गुड होस्ट और नॉट. थाईलैंड जो आप गए हैं, थाईलैंड मेनली अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, बीचेस के लिए जाना जाता है. और अभी इंडियंस की बात करें तो बहुत इंडियंस थाईलैंड जाते हैं. बहुत सारी उल्टी सीधी वीडियोस भी आती हैं, कोई कहीं पे डांस कर रहा है, शर्टलेस घूम रहा है. एग्जैक्टली. बॉलीवुड के गाने भी बहुत क्लब्स में. थाईलैंड की नाइट लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ. हाँ, थाईलैंड की नाइट लाइफ के बारे में बताओ. एक मेरे हॉस्टल में एक लोकल लड़की थी, उसने कहा शी ऑफर्ड मी टू शो मी अराउंड थाईलैंड. तो हम गए. वहाँ की जो रेड लाइट है, सुखमवित, सॉय 4 and 5, ये जो 2 एरियाज है, दे आर वेरी पॉपुलर.
वहाँ पे कुछ एक लोकल है जिसको बोलते हैं गोगो बार्स, वेयर लोकल लड़कियां है स्कैंटली क्लैड क्लोथ्स वगैरह, एंड दे आर बार्स बेसिकली वेयर जहाँ पे वो लोग आते हैं, दे इंटरेक्ट विथ हर वगैरह। तो मैं जब वहाँ पे गया, मैंने एक चीज़ जो नोटिस की, मोस्ट ऑफ द मेन जो थे वहाँ पे, दे वर ऑल ओल्ड वाइट मैन। जो ओल्ड वाइट मैन बैठ के they had like young Thai girls next to them, उनके साथ बातें कर रहे थे वैसे। That was quite shocking for me. I didn't expect that. मैं सोचा था यंग लड़के होंगे वहाँ पे, बट ओल्डर मैन काफ़ी ज़्यादा थे। और उस बीच मुझे याद है एक इंडियन अंकल को भी मैंने देखा, ही मस्ट बी इजीली भी 60-62, और एक 23-24 ईयर ओल्ड थाई लड़की के साथ खड़ा था वहाँ पे। ही वाज ट्राइंग टू किस हर ऑन द चीक वगैरह, दैट वाज वेरी फनी टू मी। सो या नाइट लाइफ वहाँ की इट इज़ वाइब्रेंट, बट अगेन वन हैज़ टू बी केयरफुल। वहाँ पे भी स्कैम्स होती है, बिकॉज दीज वुमेन दे आर एम्प्लॉयड टू जस्ट गेट मनी आउट ऑफ द पीपल हु कम देयर। उनका काम बस वही है, जो आदमी आते हैं उनसे बस जितना पैसे हो सके वो निकाल लो। सो नाइट लाइफ है वहाँ पे वाइब्रेंट, इट्स मोर रेगुलेटेड देन हियर, क्योंकि वहाँ पर कुछ गलत हो भी जाता है पुलिस इंस्टेंटली आ जाती है। लेकिन या नाइट लाइफ देयर इज गुड, if people who want to enjoy themselves can obviously go to Thailand. Okay. Nice. So भाई जाना है, ध्यान से जाओ और ध्यान रखना सचिन भाई की बात का। आप तो गए हो गोगो बार? नहीं, I didn't go there. हम बस वो स्ट्रीट से पास हो रहे थे चल के, so I just saw everything, I just noticed everything, but I didn't actually go in one of them. मुझे पता था यहाँ पे जाएगा तो बहुत खर्चा होगा, I didn't go there. अभी कुछ वीडियोस रिसेंटली सर्कुलेट हुई थी जहाँ पे इंडियंस को कुछ ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा था थाईलैंड में, और मैंने सुना कुछ ऐसे बार्स भी हैं जहाँ पे इंडियंस को अलाउ भी नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि इंडियंस जाके में भी कुछ मिसबिहेव करते हैं। इस सब पे आपका क्या बोलना है, कितना सच है इस बात में, और आप इसको कैसे देखते हैं बीइंग एन इंडियन? बात कुछ हद तक सच तो है। लाइक ये थाईलैंड जो जाते हैं वो मेनली यंग लड़के होते हैं, दे गो इन ग्रुप्स, सोलो आई डोंट नो कितने जाते हैं, दे गो इन ग्रुप्स। वहाँ के वो लोग देखते हैं इट्स मोर लिबरल कल्चर देयर, लड़कियाँ खुद आके बात करते वगैरह, सो दे गेट कैरिड अवे। एंड बार्स में वगैरह ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं वेयर the man misbehaved with local woman there. So ऐसे obviously cases हुए रहेंगे जिसकी वजह से थाईलैंड को ये स्टेप लेना पड़ा है। और सिर्फ थाईलैंड में नहीं, मैंने देखा है कोरिया में भी ऐसे कुछ बार से, मैं गया नहीं हूँ कोरिया बट आई हैव रेड अबाउट इट, जहाँ पे कुछ बार से वेयर दे स्पेसिफिकली डू नॉट अलाउ इंडियंस टू एंटर। सो ये जब होता है ये हमें बस दिखाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस, लाइक हमारे बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है। लोग वहाँ जाके कुछ ऐसे हरकत करते हैं लड़कियों के साथ, चाहे छेड़ दिया, चाहे टच किया इनअप्रोप्रिएटली वगैरह, जिसकी वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा। सो मुझे लगता है हम जब जाते दूसरे देश में, वी हैव टू बी केयरफुल एज अ टूरिस्ट, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जा रहे, वी आर गोइंग देयर एज इंडियंस, वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर कंट्री वैसे। सो जब ऐसे केसेस होते हैं तो देश को भी बहुत रेपुटेशन खराब हो जाती है, बहुत गंदा नाम मिलता है। तो वहाँ के लोकल लोग भी फिर सोचते हैं यार इंडियन है, ये लोग कैसे होते हैं, लड़कियाँ भी उनके मेंटालिटी वैसी हो जाती है, इंडियन गाय ही मस्ट बी अ क्रीप, वैसा परसेप्शन बिल्ड हो जाता है। सो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जो हमें भूलना नहीं चाहिए। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, चाहे वो कोई भी हो, वी शुड बी केयरफुल, ज़्यादा किसी से इंस्टेंटली क्लोज ना हो, किसी से मिसबिहेव ना करे, किसी से रूडली ना करे, ये सब बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जस्ट एडिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन ओनली, लाइकवाइज जब बाहर के लोग फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, जैसे दिल्ली अभी आप हैं, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली ओनली, सो मैंने देखा है कि जब फॉरेनर्स को लोग देखते हैं या हमारे टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग फॉरेनर्स को देखते हैं तो वो बहुत ही अजीब रिएक्ट करते हैं, लाइक उनको पुश करते हैं कुछ सर्विसेज के लिए, चाहे कोई कान साफ कर रहा है या फिर कोई बूट पॉलिश के लिए है या फिर कोई कुछ सेल कर रहा है या फिर बैगर्स का जो यहाँ पे एक कल्चर है, उस पे आपका क्या टेक है? मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? कोई ऐसा किस्सा बताइए जहाँ पे कोई फॉरेनर फ्रेंड आपके साथ है और आपको बहुत अनकंफर्टेबल या ऐसा लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए इनके साथ। एक रिसेंट किस्सा मैं सुनाता हूँ, ये नवंबर 2024 की बात है। मैं पुष्कर में था, एक हॉस्टल में एक ग्रीक औरत थी, उनके साथ मेरी दोस्ती हुई थी। सो 2-3 दिन मैंने उनको पुष्कर घुमाया और उस वक्त कई सारे लोगों ने हमारे पास आके हमसे फोटो खिंचाई। और वो मुझे कह रही थी, जब मैं नहीं रहता हूँ तब और भी कई सारे लोग आते, मैं जब उसके साथ था तो लोग फिर भी थोड़ा कॉन्शियस रहते, बट जब वो अकेली घूमती थी तो कई सारे इंडियंस आके
फोटो खींचते थे। तो ये जो आदत सी हो गई अभी, और मैंने दूसरों के व्लॉग्स में भी देखा है। ये मुझे लगता है कुछ मेंटालिटी का एक है हमारे जो लोग हैं कई सारे, उनमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो वाइट्स को हमसे सुपीरियर मानते हैं, एंड ये कुछ फोटो खिंचाने का शौक सा हो गया कई सारे लोगों को, एंड देन वो फेसबुक पे डाल के शो ऑफ करते कि ये देखो एक वाइट लड़की के साथ फोटो खींचा है वगैरह। सो ये मुझे लगता है ये सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान ही है, शायद स्किन कलर अलग हो, बट वो भी अल्टीमेटली सिर्फ एक टूरिस्ट ही, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है हमारी तरह। एंड ये जो कल्चर है, जो लोग शॉपकीपर्स हो या कोई भी, उनको नैग करते रहते, ये देखो वो देखो, ये खरीदो वो खरीदो, वो फॉरेनर्स को एज एक वॉकिंग वॉलेट देखते। एक यूट्यूबर ने ऐसा डिस्क्राइब भी किया था अपने व्लॉग में। शी वाज टॉकिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस इन दिल्ली, जयपुर वगैरह, जहाँ पर शॉपकीपर्स ने उनको ऑलमोस्ट हरास ही किया था चीज़ें खरीदने में, लाइक फॉलो किए, कई बार इंसिस्ट किया उनको वगैरह। सो मुझे लगता है ये जो हमारे शॉपकीपर्स वगैरह है, दे लुक अप टू फॉरेनर्स एज लाइक सम काइंड ऑफ एन एटीएम मशीन, एक वॉलेट की तरह देखते हैं। उनको लगता है वो शायद अमीर है, डेवलप देश से आए, सो इनसे अब पक्का हम पैसा उगलवा सकते हैं। सो उनके पीछे ऐसे लगे रहते जब तक वो कुछ खरीद ना ले। तो इससे क्या होता है, वो टूरिस्ट का जो है उनका भी मूड खराब हो जाता है। दे गेट पिस्ड एट दीज पीपल। सो मुझे लगता है एक बार जब कोई ना कहता है ना, तो बस आप ज़्यादा पुश मत करना, पुश नहीं करना चाहिए। लाइक मुझे भी, लाइक मैं भी जब इस्तांबुल में था, वहाँ पर भी मैंने देखा है कई सारे लोग पुश करते हैं आपको कि आ जाओ ये खरीदो वो खरीदो। एक बड़ा फेमस मार्केट है वहाँ पे, इजिप्शियन मार्केट, वेयर देयर लॉट ऑफ शॉप्स। वहाँ पे बैग्स बेचते हैं, स्वीट्स बेचते वगैरह। वहाँ पर भी यही कल्चर है, नैग करते हैं वो लोग। जब मेरे साथ हुआ तो आई डेंट लाइक इट। सो ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट दैट जब फॉरेनर्स के साथ इंडिया में होता है, उन्हें भी ऑब्वियसली पसंद नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी आदतें जो है हमारी, इससे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता होगा इन पे। तो मैं बस होप करता हूँ लोगों को ये समझ में आ जाए उन्हें, एंड ये आदत जो है बदले। नो, गुड पॉइंट सचिन। ये हमें करना चाहिए अपने भारत की एक इमेज बदलने के लिए, और लोगों को मोर रेस्पेक्टफुल, मोर कंफर्टेबल बनाने के लिए। तभी फॉरेनर्स ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और आप जैसे लोग आसानी से बाहर जा पाएंगे और ट्रैवल कर पाएंगे। आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज को शूट किया है, बीइंग अ ट्रैवल जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री ट्रैवल जर्नलिस्ट। वो करते हुए आपको इंडिया का एक बहुत अलग साइड देखने को मिला होगा, जो जनरली लोगों को नहीं देखने के लिए मिलता है। आप ऐसे कुछ 2-3 किस्से के बारे में बताइए जो आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करते हुए रियलाइज किया कि यार ये है। जैसे आपकी एक वीडियो है क्रोकोडाइल विलेज ऑफ इंडिया, आप उसके बारे में बताएंगे? जी, सो 2016 में बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, क्रोकोडाइल विलेजेस ऑफ इंडिया। तो मैंने एक दिन बीबीसी का जब मैं वेबसाइट देख रहा था, आई वाज लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज, तो ये आर्टिकल सामने आया। तो मैंने पढ़ा ये, मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि इंसान और मगरमच्छ साथ रहते एक ही विलेज में। तो मुझे लगा ये अच्छा स्टोरी होगा, तो मैंने रेलेवेंट लोगों को कांटेक्ट किया इस बारे में, एंड मुझे वो गांव में वगैरह लेके गए। सो उनसे बात करके वगैरह मुझे ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर जो है ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सा बन गया है। एंड ये कोई प्रैक्टिस से या ऐसा कुछ इससे नहीं है। वहाँ पर कैसा है, लोग उनको परेशान नहीं करते, क्रोकोडाइल्स को उनको देख के डरते नहीं, ना क्रोकोडाइल्स उन पे हमला करते। और ये काफ़ी सालों से ऐसा चला आ रहा है। सो एक लोकल ने कहा कि 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन एक भी कैजुअलिटी नहीं मिली ड्यू टू एन अटैक बाय एनी क्रोकोडाइल एज सच। सो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है मैन और वाइल्ड के बीच, ये एक यूनिक एग्जांपल है उसका। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, एंड ये काफ़ी वायरल भी हुई, लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। एंड ये विलेजेस को स्टडी करने, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये विलेजेस को स्टडी करने काफ़ी दूर दूर से रिसर्चर, साइंटिस्ट भी आते कि मगरमच्छ जैसा एक खुकार जानवर और इंसान लोग इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते कैसे। सो ये स्टडी के लिए दूर दूर से भी लोग आते। सो ये काफ़ी यूनिक स्टोरी थी, एंड लोगों को काफ़ी पसंद आया। एंड ये मेरे चैनल का अब तक का सबसे वायरल वीडियो भी रहा है, एंड मेरे लिए पर्सनली काफ़ी स्पेशल भी रहा है कि जो भी गाइड्स थे उन्होंने मुझसे एक पैसे नहीं लिए। वो पूरा दिन थे मेरे साथ, अलग अलग गाँव लेके गए, ट्रांसलेशन में भी मदद की, क्योंकि इन रिमोट एरियाज में कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ गुजराती बोलते थे। ये गुजरात में था, सो कुछ लोग सिर्फ गुजराती बोलते थे। सो उन्होंने मुझे ट्रांसलेशन वगैरह में भी हेल्प की। सो एक गाइड्स को भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इनका कि इनकी वजह से वो स्टोरी बन पाई। ओके,
आपकी एक और स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, फिशर वुमेन्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मछुआरों के बारे में वो कहानी है आपकी, स्पेशली महिलाएं जो मछली पालन में है या फिर फिशर वुमेन जिनको हम बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, डॉलर्स वर्थ में है। एंड इस पूरे जो वर्कफोर्स में 30% जो है वो औरतें हैं, फिशर वुमेन। एंड मुंबई का जो ससून डॉक है, दैट इज़ अ वेरी फेमस फिशिंग डॉक। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट भी है वो देश का। सो मुझे लगा ओके एक स्टोरी स्पेसिफिकली फीमेल सेंट्रिक करूँ। सो मैं ससून डॉक गया था एंड वहाँ पे उन फिशर वुमेन से बात की। उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो वो काम है वो कितना मुश्किल है। लाइक दे स्टार्ट एट 3 AM, रात के 3 बजे वो लोग डॉक जाते हैं चल के। देन फिशिंग ऑक्शन होती है वहाँ पे पहले, सो वो ऑक्शन में भाग लेते, फिश खरीदते। फिर उनका नॉर्मल प्रोसेस रहता है, आइसिंग रहता है, थोड़ा स्टोर करना पड़ता है उसे, यू नो फिन्स वगैरह वो, हाँ स्किन कटिंग वगैरह वो करते हैं। दिन में कस्टमर्स आने लग जाते हैं, देन उनकी वो मार्केट ओपन अप हो जाती है, दे सेल। सो ये काफ़ी घंटों तक इनका ये चलता है। देन उसके बाद वो घर जाते हैं, देन घर का भी काम संभालते हैं। सो फिशर वुमेन की, एक एवरेज फिशर वुमेन की जो लाइफ है, दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट विच आई हैव हर्ड सो फार। क्योंकि इसमें फिजिकली भी यू नो काफ़ी ताकत लगती है, आपको बस बैठना पड़ता है कई जगहों पे ऐसे, यू हैव टू डील विथ कस्टमर्स वैसे। देन बाद में घर जाके घर का भी यू नो काम करना पड़ता है। सो मुझे लगा इनकी जो कहानी है लोगों को शायद नहीं पता, अब तक इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई गई। सो इट वाज लाइक एन ओड टू वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग वुमेन इन दिस कंट्री। सो ऐसे सोच के मैंने वो वीडियो बनाई थी एंड वो भी काफ़ी रेजोनेट की गई। एंड जिनको शायद पता ना हो, ये जो फिशर वुमेन है वो मेनली कोली कास्ट के होते हैं, KOLI, कोली कास्ट। कोली इज़ नथिंग बट फिशिंग कास्ट है, वो पहले से ही इसमें रहे हैं। सो ये प्रथा अभी काफ़ी जनरेशन से चलती आ रही है। एंड उस वीडियो में एक औरत जो थे वो कह रही थी मुझे कि देश चाहे कितना भी आगे बढ़े, वो चाहे कितना भी यू नो प्रोग्रेस करे अपने पर्सनल लाइफ में भी, लेकिन वो ये फिशिंग का जो उनका व्यापार है, ट्रेडिशन है, वो तो बस चलता ही रहेगा, उसने वो कहा। सो ये भी दिखाते हैं कि चाहे कितना भी मुश्किल हो काम, दे आर वेरी मच अटैच्ड टू दिस ट्रेडिशनल जॉब विच दे आर डूइंग। सो एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है, इमोशनल भी है, यू नो काफ़ी आई ओपनिंग भी है। एंड मैं खुश था कि चलो लोगों को अच्छी लगी ये बात। आप एक कैमल मार्केट में भी गए जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट कैमल मार्केट है, उसके बारे में बताइए। कहाँ की वो मार्केट है या क्या इंटरेस्टिंग है उसके बारे में। सो पुष्कर में हर साल मेला लगता है ऊंट का। दैट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैमल मार्केट। वहाँ पर राजस्थान के कई सारे जगहों से कैमल ट्रेडर्स आते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है वहाँ पे। एंड ये जो है एक टूरिस्ट के लिए एक स्पेक्टेकल हो जाता है ये, क्योंकि वो वहाँ पर एक ओपन ग्राउंड है, थार डेजर्ट का एक ओपन ग्राउंड है जो सिटी से कुछ ही कदम बाहर है। सो ओपन ग्राउंड में वो लोग टेंट वेंट लगा के वहाँ रहते हैं एंड उनके ऊँट रहते हैं वहाँ पे, वहीं पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो मैं गया था वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री करने, लाइक वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैमल मार्केट, और ये जानने के लिए कि ओके ये ट्रेडिंग होती कैसे है, कौन से कैमल ब्रीड्स आते हैं वहाँ पे, कहाँ से लोग आते हैं, कैमल कितने में बेचा जा रहा है वैसे। सो ये काफ़ी ये भी इंसाइटफुल लगा मेरे लिए, यू नो इट वाज लाइक समथिंग न्यू टोटली। एंड कुछ कैमल ट्रेडर से बात की, दे वर वेरी नाइस। मुझे ऐसा पता चला कि कैमल का जो प्राइस है वो उनके एज पे डिपेंड करता है। लाइक कैमल अगर छोटा है उम्र में तो कम प्राइस होती है, अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, क्योंकि कैमल्स जो ओल्डर होते हैं दे कैन प्रोड्यूस बेटर मिल्क, दे कैन हेल्प मोर इन एग्रीकल्चर वर्क, वेट वगैरह लोड वगैरह कैरी कर सकते हैं वगैरह। एंड वहाँ उस मार्केट में, ये 2024 की बात है, एंड उस मार्केट में सबसे महंगा कैमल था 1,05,000 रुपीज़ का। मैंने उनको पूछा भी लाइक डायरेक्टली, ये भी वीडियो में है, कि क्या है ऐसी बात इस कैमल की जो आप 1 लाख में बेच रहे। तो उसने कहा इसका विजन अच्छा है, एंड इट वाज ह्यूज। लाइक आई थिंक वो इस रूम में भी शायद ना आए, इट वाज ह्यूज। उसने कहा कि ये हैवी चीज़ें यू नो कैरी कर सकते हैं, सो एक फार्मर के लिए काफ़ी मदद हो सकती है। एंड काफ़ी हाई क्वांटिटी में मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं एवरी डे। तो मैंने पूछा ओके फिर आप अभी तक बेच क्यों नहीं पाए, तो कहा कि रेट कम दे रहे थे। पीपल वर लाइक
ऑफरिंग ओनली 80-85,000, जबकि चार्ज था 1 लाख के ऊपर। तो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट दैट कैमल वाज मैजेस्टिक, लाइक ब्राउन कलर का एक कैमल था एंड ब्रीड थी सांचोरी ब्रीड था उस कैमल का। ये सब नाम मैंने पहले सुना भी नहीं था। उन कैमल ट्रेडर से बात करके मुझे पता चला कि कैमल के इंडिजिनस ब्रीड कौन कौन से हैं एंड वो ट्रेड में एक्चुअली काम होता कैसे है। नाइस। आपसे बात करके भारत के डिफरेंट एंगल्स के बारे में, डिफरेंट छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चल रहा है हम लोगों को, हमारे व्यूअर्स को भी चल रहा होगा। आपकी एक और वीडियो है जो है एलओसी विलेजेस और एलओसी लोग जो कि हमारे बॉर्डर के आसपास रहते हैं। जनरली जब कभी लड़ाई होती है या वॉर जैसी सिचुएशन होती है जो बनी ही रहती है बॉर्डर स्टेट्स पे, स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल फेंसिंग के आसपास रहते हैं या विलेजेस उनके, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। आप उन लोगों से मिले हैं, इस पे आपका क्या टेक है और कैसी उनकी लाइफ जर्नी है और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उनसे बात करके? सबसे मेमोरेबल जो एपिसोड था इस वो पूरे ट्रिप का, हम उरी में थे। उरी के पास में ही एक बॉर्डर विलेज है, रुस्तम नाम है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो हम वहाँ गए टैक्सी से। वो इट्स ऑन टॉप ऑफ अ हिल, वो लिटरली हिल के ऊपर है। तो हम जब वहाँ पे गए तो लोग आए, सब इकट्ठा हुए, उनको पता चला कि जर्नलिस्ट वगैरह आए हुए। एंड उस विलेज की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप यहाँ पर खड़े हो विलेज के ठीक सामने आपके पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे विलेज, उनके विलेजेस वगैरह दिख रहे हैं। एंड वो कह रहे थे कि वहीं से कहीं तो वो लोग फायर कर रहे थे इनके विलेज में। वो ग्रीनरी है काफ़ी, उन वहीं बीच में कई पाकिस्तान आर्मी के भी पोस्ट थे जहाँ से वो लोग हमारी तरफ फायर कर रहे थे। वो प्रॉक्सिमिटी देख के मैं इतना हैरान हो गया क्योंकि इट्स बेयरली 4-5 किलोमीटर्स, लाइक हमको दिख रहा है पाकिस्तान विलेज हमारे ठीक सामने, एंड वहाँ से वो लोग फायर करे। सो उनसे बात करके हमको ये पता चला कि जब बॉर्डर फ्लेयर अप्स वगैरह होते हैं, जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, तो सबसे वल्नरेबल लोग यही है जो बॉर्डर के एकदम पास रहते हैं। दे आर वेरी इजी टारगेट्स फॉर द एनिमी क्योंकि वो शूटिंग रेंज में ही है। एंड वो एक बुजुर्ग आदमी मुझे बता रहा था कि उस दौरान वो जो इतना टाइम था, 10 दिन जो था, जब पाकिस्तान हमें लाइक फायर कर ही रहा था, तो वो कह रहा था हमारा अभी लाइफ बस ऐसा हो गया कि या तो हम घर में रहते या बंकर में रहते, और बंकर भी एकदम छोटा, लाइक उस गांव में शायद 600 लोग हैं लेकिन बंकर सिर्फ 2 है। सो जब भी शेलिंग होना शुरू हो जाता है, इनको अपना घर छोड़ के इंस्टेंटली बंकर में जाना पड़ता ही है। लाइक दे हैव रफली 10 मिनट्स टू असेंबल विद इन द बंकर। सो मैं बंकर के अंदर भी जाके देखा मैंने। सो मुझे लगा कि हाँ यार, लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज जब भी क्लैशेस होते वगैरह। सो या दैट वाज क्वाइट आई ओपनिंग, बहुत यूनिक है। जस्ट एडिंग ऑन टू अवर कन्वर्सेशन, अभी बॉर्डर 2 मूवी आई है जो बहुत ट्रेंड में है, बहुत लोग उसको देख रहे हैं। हैव यू गॉट अ चांस टू वॉच बॉर्डर 2? मैंने बॉर्डर 2 देखी है और उसमें एक सीन है जहाँ पे जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई दिखाई गई है तो एक बॉर्डर विलेज होता है। जब इंडियन आर्मी उस बॉर्डर विलेज पे जा रही होती है तो सारे विलेजर्स वापस आ रहे होते हैं। तो इंडियन आर्मी, सनी देओल जो एक रोल प्ले कर रहे हैं उसमें एक मेजर का, वो पूछते हैं कि आप क्यों वापस आ रहे हो उधर से? तो उसने कहा साहब वहाँ पे अगर हम रहेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो हम कुछ टाइम के लिए नीचे आएंगे। तो सनी देओल उनको प्रॉमिस करता है इन सिनेमैटिक वे कि आप लोगों को हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके विलेज को ठीक रखेंगे ताकि आप वापस आ सके। तो ऐसी कहानियां आपने वहाँ लोगों से पूछी होंगी, कोई ऐसा किस्सा आप बता सकते हैं किसी का वहाँ पे जिसके साथ कुछ पर्सनल ऐसी घटना हुई है जिससे वो बहुत इम्पैक्ट हुए? हाँ, एक विलेज है वहाँ पे सिलीकोट नाम का, जो एलओसी पर ही है। लाइक पाकिस्तान इज जस्ट एट अ वॉकिंग डिस्टेंस वहाँ पे। तो हम जब गए थे उरी, वहाँ पर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में सिलीकोट के सारे गांव वालों को रखा गया था। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति से हमारी बात हुई तो वो हमको किस्सा सुना रहे थे कि उसके पहली रात कैसे शेलिंग हो रही थी एंड उनके रूफ पे आके सब रॉकेट गिर रहे थे, शेल्स गिर रहे थे वगैरह। सो उनको पूरे गांव को इवैक्यूएट करना पड़ा हमारी आर्मी को। एंड देन वो एक बेसमेंट जो है इस कॉलेज में, वहाँ पर उनको रखा गया। तो वो हमको किस्सा सुना रहे थे कि लाइक वो कितने वल्नरेबल थे वगैरह। थैंकफुली कोई इंजरी जैसा कोई कैजुअलिटी हुआ नहीं था क्योंकि हमारे आर्मी ने जल्द से जल्द सबको इवैक्यूएट किया था। बट वंस अगेन मुझे यही रियलाइज हुआ कि जब भी ये सब क्लैशेस वगैरह होते हैं, दोज पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल, दे आर लिटरली ऑन द फायरिंग लाइन। सो
लेकिन यार हमारे आर्मी बहुत क्विक थी, तेज थी, उनको सबको इवैक्यूएट करके सेफली यहाँ पे रखा। एंड हम जब शूट कर भी रहे थे, एक लोकल पॉलिटिशियन भी आए थे, आई थिंक उस जिले के लीडर थे शायद, वो भी आए थे, उनसे मिले, हालचाल पूछी उनसे, उनको खाना पीना सब प्रोवाइड कर रहे थे। एंड देन वो हमसे मीडिया से भी आए, बात की, एंड देन वो चले गए। कश्मीर के लोग कैसे हैं अभी? जब वहाँ से आर्टिकल हटाया गया उसके बाद जो कश्मीर है, जैसा कि गवर्नमेंट और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब पत्थरबाजी कम हो गई है, अब चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं, लोगों के लिए रोज़गार ज़्यादा है। आप एज ए ट्रैवलर जब वहाँ पे गए हो तो क्या आपने कुछ डिफरेंस फील किया कश्मीर में? कश्मीर जैसा मैंने पहले देखा था या पढ़ा था उससे तो काफ़ी अलग था। 2023 में मैं पहली बार गया था एक फैमिली के साथ। इट वाज अ फैमिली ट्रिप। बहुत लोग बहुत फ्रेंडली थे, बहुत वेलकमिंग थे। एंड पिछले साल भी जब बॉर्डर क्लैशेस हो रहे थे, माहौल अलग था, लाइक इट वाज टेंस, लेकिन फिर भी ऐसा कभी मुझे अनसेफ फील हुआ नहीं। लोगों से तो कभी अनसेफ फील हुआ नहीं। दे वर ऑलवेज वेलकमिंग, हमें रीअश्योर कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स थे वो भी हमको कई बार रीअश्योर कर रहे थे कि नहीं, आपको चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, हमारी सेफ्टी पहले आती है। सो दैट वाज गुड, वो हमें अप्रिशिएट करना ही चाहिए। एंड मुझे याद है जब हम पहलगाम गए थे, लाइक डेज आफ्टर द अटैक, हम ग्राउंड रिपोर्ट करके वापस आ ही रहे थे, वहाँ पर एक है सेल्फी पॉइंट, पहलगाम सिटी के ठीक बाहर एक है सेल्फी पॉइंट। वहाँ पर कई सारे इंडियन टूरिस्ट थे, तो हमने उनसे भी बात की, उनकी भी राय ली कि आपको कैसा लगा, अनसेफ हुआ कहीं पे? तो उन्होंने भी यही चीज़ कही कि नहीं, हमें कहीं भी अनसेफ नहीं हुआ। हमारे साथ जो भी ड्राइवर्स थे या लोकल सिक्योरिटी है वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल थे। इंडियन आर्मी भी थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि देखो आर्मी वाले भी हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी सेफ महसूस हुआ हमें। अभी ये सब बात बिल्कुल सही है कि हाँ, पत्थरबाजी होती थी, मिलिटेंसी भी होती थी, लेकिन अब आई थिंक आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सिचुएशन काफ़ी बढ़ गई है। पहलगाम अटैक आई थिंक रिमेन्स द वन मेजर अटैक इन द लास्ट 6 years वहाँ पे। अदरवाइज इट हैज़ बीन स्टेबल। यूएई की एमिरेट्स जो ग्रुप है वो $60 million इन्वेस्ट भी कर रही है श्रीनगर में। सो दे आर गोइंग टू बिल्ड मॉल्स वगैरह। ये सब तो अनथिंकेबल था पहले, जब पत्थरबाजी ज़्यादा होती थी, मिलिटेंसी ज़्यादा थी, दिस वाज अनथिंकेबल। आज फॉरेन कंपनीज आ रही है वहाँ पे इन्वेस्ट करने कश्मीर में, विच इज़ आई बिलीव अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। सो कश्मीर काफ़ी बदल गया है। इट इज़ सेफर, यस। आप पहलगाम में जो हुआ दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इन द लास्ट 6 years दैट इज़ आई थिंक वन एक्सेप्शन। वो आप निकाल लो पिक्चर से, अदरवाइज कश्मीर हैज़ बीन सेफ। 2023 की बात है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि 2023 जो है सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट इन कश्मीर। लाखों में हो गया था नंबर्स, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर अभी, but tourism 2023 was the highest in a very long time. So again, these are signs that Kashmir has changed. कश्मीर काफ़ी बदल गया है, सेफर है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सेफ है, नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही एक एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पे, विच शोज कि हाँ अभी भी थोड़े प्रॉब्लम्स है, यस। बट जनरली एज अ टूरिस्ट मेकर, जो बड़े बड़े मेन एरियाज है, श्रीनगर है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, वो एरियाज दोज आर वेरी वेरी सेफ। पीपल आर जनरली वेरी फ्रेंडली। वो आपको वेलकम करेंगे अच्छे से, सेफ फील कराएंगे, आपको रीअश्योर करते रहेंगे एट एवरी स्टेप। सो कश्मीर आई थिंक हैज चेंज्ड एंड चेंज्ड फॉर द बेटर। हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि कश्मीर हम लोग सब घूमने जाएं और सब लोग सेफली घूम पाएं और वहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रेस हो और चीज़ें बढ़ें, डेवलप हो, ताकि वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले और हम सब लोग वहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकें, टूरिस्ट बढ़ सकें। आपकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर यूट्यूब चैनल जब मैं तैयारी कर रहा था आपसे बात करने के लिए। उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देखी है आपने अघोरीज से रिलेटेड जो की है। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या होता है एक अघोरी, कैसे उसकी लाइफ होती है और क्या अघोरीज का पर्सपेक्टिव है, ये आपको बताना हो। कुछ लोग बोलते हैं कैनिबल्स होते हैं, मांस खाते हैं। आपने उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के दौरान क्या जाना? स्टार्ट करते हैं, क्या होता है एक अघोरी उससे? मैं अघोरी के ही वर्ड्स में कहूँ तो अघोरी वो है जो एक अपना मटेरियल वर्ल्ड को पूरी तरह से रिनाउंस कर देता है। मतलब वो हमारी तरह फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करते, वो हमारी तरह आम जिंदगी नहीं रहते। ज़्यादातर अघोरीज पहाड़ियों में रहते हैं। हम नॉर्मल लोग ऐसे घर में रहते हैं, वो लोग पहाड़ियों में रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग आसना, लाइक वो हम मुग्ध रहते हैं अपने मेडिटेशन में पूरा टाइम, बिकॉज दे डिवोट देमसेल्व्स टू गॉड। उनकी लाइफस्टाइल एकदम अलग है।
घोर मतलब एक ऐसा डिफरेंस मैंने पढ़ा था, घोर एंड अघोर। घोर मतलब नॉर्मली जैसे लोग रहते हैं वगैरह, अघोर इज समबडी हु रिनाउंसेस एवरीथिंग। जो नॉर्मली हम जैसे नॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, वो उससे टोटली अलग है। दे चैलेंज द एक्सेप्शन। तो उनके कुछ ऐसे एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस भी होते हैं, लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे दे ईट ह्यूमन फीसेस वैसे। अभी आई डोंट नो कितना सच है, बट जैसे कि ऐसा भी होता है। एंड उनके साथ स्कल्स रखते हैं अपने पास, शमशान घाट के पास मिलता है, विच इज ट्रू। मैं एक अघोरी से मिला था, उसका जो आश्रम है वो इट इज वेरी क्लोज टू द वन ऑफ द बर्निंग घाट्स। वहाँ पे हरीश चंद्र घाट के पास में रहते हो, सो ही स्टेज नियर द क्रिमेशन ग्राउंड। सो अघोरीज आर लाइक दे आर ऑल्सो मिसअंडरस्टूड एट द सेम टाइम। लोगों को लगता है कि अघोरी जो है हमेशा गुस्से वाले रहते हैं, खतरा हो सकता है उनके पास से। लेकिन मैं जब एक अघोरी आश्रम गया था वाराणसी में, वहाँ जो अघोरी बाबा जो मिले वो इतना फ्रेंडली थे, वो बताने के लिए तैयार थे कि अघोरी एक्चुअली होता क्या। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा भी था कि अघोरी होता क्या है, आप खुद भी अघोरी कैसे बने वैसे, बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट ऑफ अघोरीज बेटर। सो काफ़ी सारे रियलाइजेशन भी हुई कि नहीं यार, अघोरी ज़रूरी नहीं कि यू नो खूंखार हो, डेंजरस हो, क्योंकि एक अघोरी बाबा जो है लाली बाबा करके, ही इज़ क्वाइट फेमस अभी वाराणसी में। सो वो मुझे कह रहे थे कि ज़्यादातर अघोरी जो आप दिखेंगे आपको, दे आर मोस्टली फेक। उनका जो एटीट्यूड ही है, दे आर क्वाइट रूड एंड लोगों से वो पैसा एक्सपेक्ट करेंगे। आप 2 मिनट बात भी कर लो, दे स्टार्ट आस्किंग मनी। सो ये कुछ साइंस है दैट दे आर फेक। तो असली अघोरी जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। एंड वो मेनली ऐसा मतलब पब्लिक एरिया में दिखेंगे भी नहीं, दे विल बी हाई अप इन द माउंटेन्स में कहीं रहेंगे, लाइक हिमाचल उत्तराखंड के माउंटेन्स में समवेयर वही बसते हैं वो लोग। एंड अपने इसमें लीन रहते, तपस्या में ही लीन रहते पूरा टाइम। सो ये स्टोरी करते वक्त काफ़ी सारा चीज़ें मुझे पता चली, लाइक एक अघोरी खुद मुझे बोल रहा था, ये अब तक मैंने सिर्फ पढ़ा था। सो अघोरी के मुंह से सुनना कि अघोरी क्या होता है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में भी मैंने पूछा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी आई ओपनिंग था मेरे लिए। करेक्ट, नाइस। सो हम अब आपकी थोड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग जो है, जो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो बीइंग अ जर्नलिस्ट, उस पर चलते हैं। अगर एक एस्पायरिंग बंदा है जिसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, तो वो कैसे स्टार्ट करे? ये प्रोसेस अगर आप 2 मिनट में बता पाएँ कि क्या प्रोसेस होता है। जैसे आपने बोला कि आप वाराणसी गए या फिर आप एलओसी गए, तो क्या प्रोसेस होता है और क्या ध्यान रखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता पाएँ, जब तक कि एक डॉक्यूमेंट्री एडिट होके यूट्यूब पे जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली कुछ अच्छा टॉपिक ढूंढना। उसके लिए आप दूसरे न्यूज़ वेबसाइट्स पे भी देख सकते हो, और पुराने अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बने हैं आप वो देख सकते हो। देन एक बार आपने टॉपिक ढूंढ ली, तो देन उस रिलेवेंट आपके जो इंटरव्यू सब्जेक्ट्स है, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लाइक हु आर द पीपल आई एम गोइंग टू स्पीक, कौन है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ इसके लिए। आप ऐसे किसी भी अरे गहरे से बात नहीं कर सकते, किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जिसको उस टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान हो, या एक्सपर्ट्स काइंड ऑफ। सो वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देन मैं वो ढूंढता हूँ उन्हें, लाइक इंस्टा पे, फेसबुक पे वगैरह, एंड देन आई पिच द आइडिया कि देखो मैं आ रहा हूँ आपके गांव में, देन लाइक ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, वो क्या आप बात करना चाहोगे वैसे। वंस दैट इज डन, देन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग, क्योंकि वो एक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी सीधा आप एक जगह जाके ऐसा तो सोचोगे नहीं कि ओके यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, बिकॉज दैट वुड रिजल्ट इन अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। सो एटलीस्ट ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन वंस यू आर देयर, मैं एक रफ आइडिया तो रखता ही हूँ कि ओके ये चीज़ें मुझे कवर करनी है, क्या क्या सवाल पूछने, वो भी मैं एक रफ ड्राफ्ट बना के रखता हूँ। सो वंस दैट इज डन, देन आफ्टर आई गेट होम, आई assemble all my videos were together. Then in the editor में then I start imagining the video in my head first, like okay intro ऐसा होगा, the body, the main जो video ऐसा होगा, conclusion ऐसा होगा. So I picturize the whole documentary in my head first. Then I start piecing everything together. आप खुद एडिट करते हो? Sorry, I'm cutting you. I edit myself. कोई एडिटर नहीं अब तक, बट आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है मुझे। अपनी इमेजिनेशन को मतलब
पंख देता हूँ मैं. इट्स लाइक लेटिंग योर इमेजिनेशन फ्लाई. सो ये काफ़ी क्रिएटिव प्रोसेस जो मुझे पसंद है, तो मुझे एडिट करना अच्छा लगता है, तो मैं खुद ही एडिट करता हूँ सर. ए फॉलो क्वेश्चन टू दिस, क्या इक्विपमेंट्स, एक बेसिक इक्विपमेंट्स क्या चाहिए अगर किसी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है और यूट्यूब पे डालनी है? आई नो इट इज़ इन अ लॉट ऑफ सेंस डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवल व्लॉगिंग, because vlogging is you go with the flow, whatever you are doing you are documenting it more like a blog but in a video format and you're just pushing it. लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है. बहुत जगह परमिशंस के इश्यूज होते हैं, बहुत जगह किसी एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है. बट अगर मैं बात करूं कि क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए एक बंदे के पास अगर वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, या क्या बेसिक है, आपके पास क्या है, तो आप बता पाएंगे? मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरे पास बस एक बेसिक फ़ोन था मोटरोला का, मैंने बस उसी से शुरुआत की थी. बिकॉज आई बिलीव यू हैव टू बी रिसोर्सफुल, यानी आपके पास जो चीज़ है बस आप उसी से शुरुआत करो पहले. फिर 2023 में मैंने एक कैमरा खरीदा, पैनासोनिक लूमिक्स G7, जो मैं कहूँगा बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है. मैंने सोनी से आप कंपेयर मत करना, सोनी जितना अच्छा नहीं है, बट फॉर स्मॉलर क्रिएटर्स इट इज़ स्टिल गुड. आई वुड रिकमेंड दैट टू अदर्स एज वेल. तो कैमरास ऑब्वियसली इज़ अ नेसेसिटी. लेकिन आज जो है मैं देख रहा हूँ एक और कंसेप्ट आया हुआ है जिसको बोलते हैं व्लॉग्यूमेंट्री, कॉम्बिनेशन ऑफ व्लॉग एंड डॉक्यूमेंट्री, विच इज़ नथिंग बट पीपल फिल्मिंग देमसेल्व्स बट दे आर शूटिंग अ डॉक्यूमेंट्री. वो खुद फ़ोन लेके या खुद कैमरा लेके डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे एंड व्लॉग के फॉर्मेट में, विच इज़ नोन एज व्लॉग्यूमेंट्री. एंड दैट्स टेक्निकली विच आई ऑल्सो डू. मैं भी वही करता हूँ, मेरा कोई टीम नहीं है, आई डोंट हैव अ कैमरा पर्सन वैसे. सो मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज जो है मेरे चैनल पे आप देखोगे कि मैं खुद ही कैमरा ऐसा लेके मैं घूम रहा हूँ, कैमरा ऐसा लेके आई एम स्पीकिंग टू समबडी. So that's a new concept called vlogumentary, which is nothing but documentaries in the form of vlogs. And ऐसे भी चल जाते हैं. It's something new. मैंने देखे पुराने स्टाइल में, पुराने BBC के जो डॉक्यूमेंट्रीज है जहाँ पे वो लोग एक्सटेंसिवली लोगों से बात करते हैं वगैरह, एंड दे आर लॉन्ग. ऐसा अभी लोगों को इतना नहीं पसंद. पीपल, द इंटरेस्ट हैव चेंज्ड. अभी ज़माना काफ़ी बदल गया है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है. सो दे प्रेफर टू वॉच समथिंग विच मेक्स देम फील समथिंग. सो मैं भी डॉक्यूमेंट्री उसी मतलब ऐसे ही स्टाइल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच मेक्स पीपल फील समथिंग, वेदर इट इज़ क्यूरियोसिटी, फियर, थ्रिल, एक्साइटमेंट वगैरह. सो आई फिल्म अभी वैसे लाइक आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, आई ओपन माय डॉक्यूमेंट्री विद सर्टेन शॉट और समथिंग. सो ट्रेंड्स के साथ साथ वो स्टाइल भी बदल गया है. सो मैं भी अडॉप्ट इस फील्ड में अगर हम बात करें सच, तो आपके कौन लोग हैं जिनको, कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको देख के आप इंस्पायर होते हो? कोई बाहर के क्रिएटर्स या इंडियन क्रिएटर्स जिनका आप नाम लेना चाहें कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं या इनको देख के मैं भी सीखता हूँ? जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्रीज की, एक अभी फेमस क्रिएटर है काव्या कर्नाटक, मोर फेमसली नोन एज के क्रिएट. सो शी बेसिकली स्टार्टेड मेकिंग एक्सप्लेनर वीडियोस अबाउट इंडियाज जियोग्राफी, हिस्ट्री. लेकिन पिछले 2 साल से वो भी अभी डॉक्यूमेंट्री में आई है, एंड हर डॉक्यूमेंट्रीज आर टू गुड. लाइक काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, एंड पीपल लव द वे शी आस्क्स, द वे शी कवर्स द होल स्टोरी. सो मैं उसके वीडियोस भी देखता हूँ ताकि मैं भी कुछ सीख सकूँ. लाइक सिर्फ स्टोरी टेलिंग ही नहीं, लाइक कुछ टेक्निकल चीज़ें भी, लाइक इस एंगल में शूट करना है, क्या क्या सवाल पूछना है, मुझे ऐसे चलना है, ऐसे प्रेजेंट करना है वगैरह. ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी ना लॉन्ग रन में इफेक्ट करती है. सो मैं उसकी वीडियो देखता हूँ. जस्ट एडिंग ऑन टू द कन्वर्सेशन, अगर के क्रिएट के साथ आपको कोलैबोरेशन करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का चांस मिले तो आप उसके लिए विलिंग रहेंगे? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. उसके पास एक बहुत अच्छा टैलेंटेड टीम भी है. So definitely collaborating with the team of KK Create would be, I would say, a very eye-opening journey. Like it would be a learning curve for me. मैं उससे भी पहले स्टार्ट तो किया था, but she has done it much better. वो बहुत अच्छा करते हैं डॉक्यूमेंट्री मुझसे. Like the quality is good, like everything, the cinematography, the storytelling, the way she speaks, she brings out emotions in people. इसलिए उसके वीडियोस काफी वायरल होते हैं. That is something which maybe I can learn. So KK, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या आप देखने वाले हो, तो सचिन भट्ट इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड ही इज़ इन द सेम नीश. सो हम चाहेंगे कि आप इनके साथ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री ज़रूर करें
we would love to be the medium for the collaboration, and you can reach out to him directly also. We will point out his Instagram handle and YouTube handles. Okay, so और कौन creator है जिससे सचिन आप इंस्पायर होते हैं? अभी रिसेंटली मैंने देखा there's a guy called मुकेश केशवाला, better known as थगेश भी आजकल डॉक्यूमेंट्री में आ गए हैं. So he has been to a couple of villages. So वो देख के मैं भी इंस्पायर्ड हो गया, like to cover more Indian villages. So मैं एक अभी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ called India's Most Unique Villages, where I will be covering 10 different villages across the country and उनकी क्या खास बात है. सो ये कहीं ना कहीं थगेश के वीडियोस को देख के मैं भी इंस्पायर हो गया. वो पहले क्या रिएक्शन वीडियोस करते थे, बट ऑन अनदर चैनल वो अभी डॉक्यूमेंट्रीज करना शुरू किया. एंड ज़्यादातर उसके वो वीडियोस, ये जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो कई सारे विलेजेस में ही किए है उसने. जैसे अभी एक गांव में गया था वेयर दिस विलेज हैज नो डोर्स, नो लॉक्स, नथिंग. सो वो देख के मैं काफ़ी, उसकी जो वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी थी, वो जो आइडिया ही था, द वेरी आइडिया इटसेल्फ वाज अपीलिंग टू मी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. तो इसलिए मैंने भी एक अभी सीरीज अभी लॉन्च करने वाला हूँ ऑन माय चैनल. सो थगेश इज अनदर क्रिएटर जिसको मैं अभी हाल ही में देखना शुरू किया है. लेकिन यूट्यूब ज़्यादा 2020 में देखने लगा हूँ, 2020 से. और मैं ट्रैवल व्लॉग्स देखता था उस वक्त बहुत ज़्यादा. एक अमेरिकन व्लॉगर है ड्रू बिन्स्की. सो ही हैज़ बीन टू ऑल 197 कंट्रीज. उस वक्त वो पूरा कवर नहीं किया था, इट वाज हिज ड्रीम, पर मैं उसके व्लॉग्स देखता था. इट वाज शॉर्ट, उसके व्लॉग्स लंबे नहीं होते थे, barely 7 to 8 minutes, एंड उतने टाइम में ही यूज्ड टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विच एवर प्लेस ही इज इन. सो वो उसके व्लॉग्स मुझे काफ़ी पसंद आते थे. देन एक और अमेरिकन कपल है, कैरा एंड नेट, they are a husband and wife. मैंने देखा उनको. So they are also like a YouTube travel couple. उनके vlogs भी काफी फन होते हैं. एंड एक और चैनल है Yes Theory. So they are like a group of like 4 people वो roommates हुआ करते थे. They launched a channel called Yes Theory where they do different tasks which gets them out of their comfort zone. अपने comfort zone के बाहर जाकर उन्हें अलग अलग टास्क करने, एक दूसरे को टास्क वगैरह देते थे. दैट्स यस थियरी. आजकल वो भी डॉक्यूमेंट्रीज में आए हैं, बट दिस होल आइडिया ऑफ अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर लेकर जाना एंड अपने आप को एक अनकंफर्टेबल करना, वो जो उन्होंने जो एक रेवोल्यूशन अभी इंस्पायर किया लोगों में. सो वो देख के मैं उनके वीडियो से भी ऑलमोस्ट एडिक्ट हो गया था मैं एक टाइम पे. सो सचिन, हमें पता लगा आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स के बारे में जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और बाकी लोग जो इस टाइप के फॉर्मेट में जाना चाहते हैं उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. अब हम थोड़ा सा क्विक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जाएंगे आपकी इस पूरी जर्नी को लेके. I'll give you options and then you have to pick from them and then हम उसी के बारे में बात करेंगे. So आपको क्या लगता है कि शॉर्ट कंटेंट फॉर्मेट वर्सेस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्या ज़्यादा चलता है, क्या ज़्यादा करना चाहिए? ये एक नए क्रिएटर को अगर कंटेंट बनाना है तो क्या नया क्रिएटर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे फोकस करे या शॉर्ट कंटेंट बनाए? ग्रोथ के लिए शॉर्ट फॉर्म, पैसों के लिए लॉन्ग फॉर्म. ओके, ये सबसे सिंपलेस्ट आंसर है. क्यों आपको ऐसा लगता है? कुछ एग्जांपल आप बताना चाहेंगे इसके लिए? क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले भी कहा, लोगों की अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी अभी गिर गई है, कम हो गई है. सो दे लुक फॉर कंटेंट विच गिव्स देम एन इंस्टेंट बूस्ट. देख के ही कुछ एक फीलिंग आ जाए, एक क्यूरियोसिटी की, एक थ्रिल की, एक एक्साइटमेंट की. सो इसीलिए जो है रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स जो है काफ़ी चलती है. एंड स्मॉल क्रिएटर्स के लिए दिस इज अ ब्लेसिंग इन अ वे, बिकॉज शॉर्ट कंटेंट डाल के आप चैनल ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इसमें वायरलिटी की चांसेस ज़्यादा है. लेकिन अगर आपको एक सस्टेनेबल इनकम बनाना है फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन ऑब्वियसली, देन लॉन्ग फॉर्म पे आपको फोकस करना पड़ेगा. फॉर यूट्यूबर्स, अभी मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जो इंस्टा फुल टाइम करते हैं, दे डू मेक गुड मनी, बट फॉलोअर्स काफ़ी होने भी चाहिए उसके लिए. बट आई वुड स्टिल से यस, पैसों के लिए लॉन्ग फॉर्म एंड क्विक वायरलिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म, ग्रोथ के लिए शॉर्ट फॉर्म. ओके, यूट्यूब वर्सेस मेटा इज व्हाट वी लार्जली कॉल इट, इंस्टाग्राम आप बोल सकते हैं.
अगर दोनों में से एक ही प्लेटफॉर्म आपको चूज करना हो कि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है विद रीजंस, तो यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? 2026 में किसी को क्रिएटर बनना है तो वो यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करे या इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस करे? ये एक्चुअली प्योरली सब्जेक्टिव है. कुछ लोग कहेंगे यूट्यूब, कुछ लोग कहेंगे इंस्टा, एंड दे कैन बी राइट इन देयर ओन प्लेस. दोनों आंसर सही हो सकते हैं. मुझे यूट्यूब के लिए लॉन्ग फॉर्म क्रिएट करना बहुत पसंद है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, मुझे एक स्टोरी बताने का मौका मिल रहा है. लाइक आप क्रोकोडाइल विलेज ले लो और वेदर इट इज द गन मार्केट. सो मैं एक स्टोरी को पूरे खुल के बता सकता. आई कैन कवर एवरी एंगल ऑफ द स्टोरी, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी. आई कैन शेड लाइट ऑन सम पीपल. पूरी तरह से उनकी मैं कहानी बता सकता हूँ. तो इसलिए लॉन्ग फॉर्म करना मुझे पसंद है यूट्यूब के लिए. लेकिन इंस्टा इज वेयर आई फील आई एम रियली हर्ड. मैं जब भी कुछ स्टोरी शेयर करता हूँ, रील शेयर करता हूँ, पीपल शेयर देयर थॉट्स विथ मी. डीएम्स वगैरह भी करते कि अरे आप कैसे गए यहाँ पे. जैसे मैं पाकिस्तान गया था पिछले साल, सो कितने लोगों के डीएम्स है मुझे, लाइक मैं भी कैसे जा सकता हूँ पाकिस्तान में से. एंड जब भी अभी अघोरीज का भी है तो लोग मुझे एक्सपीरियंस पूछते हैं मुझे कि अच्छा इनसे मिलके कैसा लगा, वहाँ जाके कैसा लगा. सो इंस्टा पे मुझे लगता है इंस्टा इज वेयर आई एम एक्चुअली हर्ड. लोग मुझे क्या बोलते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, एंड आई फील लाइक ओके मेरे काम को ना अटेंशन मिल रहा है. यूट्यूब पे कैसा होता है, लाइक कमेंट्स ज़्यादा आते नहीं. सो आई फील लाइक ओके मैंने डाल तो दिया, लाइक बट व्हाट आर पीपल थिंकिंग वो मुझे समझ में नहीं आता यूट्यूब पे. आई डोंट नो हाउ पीपल आर फीलिंग आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो. लेकिन इंस्टा पे जब मैं वही चीज़ उसका शॉर्ट फॉर्म बना के डाल देता हूँ, people actually give me real time feedback, honest feedback देते हैं मुझे. That is what I like about Insta. तो मैंने इंस्टा पे यस ज़्यादा मेहनत करी है पिछले 1.5-2 साल में, इसीलिए ग्रोथ इंस्टा पे मेरा ज़्यादा हुआ है. एंड इंस्टा मैं कह सकता हूँ यस इंस्टा भी लुक्रेटिव हो सकता है. लाइक ब्रांड्स अप्रोच यू बाय देमसेल्व्स अगर आपके अच्छे फॉलोवर है, आपके कंटेंट जो है कमर्शियली वायबल है, अच्छी है कंटेंट. सो माय नेक्स्ट क्वेरी जस्ट एडिंग ऑन टू दिस की अब ये सब आप बहुत ज़बरदस्त काम करते हो, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो, आप इंस्टाग्राम पे क्रिएटर हो, यूट्यूब पे भी हो और इतनी कंट्रीज भी घूमे हो. पैसा कहाँ से आता है इस सब के लिए सचिन? यूट्यूब तो अभी एडसेंस के थ्रू मुझे मिलता है यूट्यूब का. इसके अलावा मैं एक फ्रीलांस काम भी करता हूँ. लाइक आई राइट अबाउट फुटबॉल फॉर वेरियस वेबसाइट्स, तो वहाँ से भी मुझे इनकम आते हैं. सो दीज आर 2 सोर्स ऑफ इनकम फॉर नाउ. बट एक्टिवली मैं और भी बिल्ड कर रहा हूँ. लाइक इंस्टा पे आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू मोर ब्रांड्स फॉर कोलैबोरेशंस वैसे, विच आई एम श्योर आई विल गेट एज आई कीप ग्रोइंग वैसे. सो या फॉर नाउ आई हैव दीज 2 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, बट आई एम वर्किंग ऑन इंस्टा एज वेल ताकि ब्रांड्स के साथ भी मैं कर सकूँ. ओके, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा आपकी इनकम की, बट जस्ट एज टू गेट एन टेंटेटिव आइडिया. You write for football, that is a different thing, everybody can't do that, that's your freelance side hustle. But अगर मैं बात करूँ सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की, आपकी हाईएस्ट इनकम किसी भी मंथ में कोलैबोरेशन और आपकी प्रोग्मेटिक रेवेन्यू जो यूट्यूब से आता है, एडसेंस जिसे हम बोलते हैं, हाईएस्ट इनकम किसी भी मंथ में क्या रही है और एवरेज इनकम क्या रहती है? पिछले साल वही क्रोकोडाइल वीडियो जो वायरल हुई थी, एंड उसी वक्त एक गन मार्केट की वीडियो, शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी. उस पर आई थिंक 1.7 या 1.8 मिलियन आया था उस पर, एंड इस वाले पे 2,12,000 कुछ व्यूज आए थे. सो उस अप्रैल मई या जून ऑफ 2025 आई थिंक वाज द मोस्ट लुक्रेटिव मंथ फॉर मी. उसमें मुझे अच्छे खासे पैसे आए थे ड्यू टू वायरलिटी विच आई गेन्ड वहाँ पे. इंस्टा ऑब्वियसली डजंट डायरेक्टली पे. अच्छे खासे पैसे क्या होते हैं, मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ जो लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं. देखो इंस्टा यूट्यूब पे कैसा है, फॉर 1 मिलियन व्यूज यूट्यूब पेज लाइक अबाउट 50,000 to 60,000 रुपीज लॉन्ग फॉर्म पे. शॉर्ट फॉर्म पे थोड़ा कम है वो. लाइक मेरा जो ये जो शॉर्ट फॉर्म वायरल हुआ था 1.8 मिलियन पे, आई गॉट रफली 800 रुपीज उस पर. बट ऑब्वियसली लॉन्ग फॉर्म पे लाइक काव्या कर्नाटक हैड सेड दिस रिसेंटली, उसके एक वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज आए थे और उससे उसको करीब 5 लाख या 5.5 लाख मिले थे. सो हमारी आरपीएम ऑब्वियसली थोड़ी सी कम है यूएस से, बट आई वुड से इट इज स्टिल गुड.
आपकी व्यूज अगर 1 मिलियन ऐसा टच होती है, चलो एटलीस्ट आप अपने चैनल का एवरेज आरपीएम बता दो। ऑडियंस स्मार्ट है, आप भी बहुत स्मार्ट हो, आपने क्वेश्चन घुमा दिया, बट क्या एवरेज आरपीएम होगा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल का? वैसे नीश स्पेसिफिक नहीं है, इट्स ऑल ड्रिवन बाय व्यूज एंड द जियोग्राफी ऑफ व्यूज। अगर फॉर एग्जांपल यूएस से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं देन ऑब्वियसली द पे विल बी हायर। इंडिया से आ रहे थोड़े कम होंगे उससे। सचिन, आपके चैनल का एवरेज आरपीएम क्या है? क्या आपको याद है ये नंबर? नहीं याद? याद नहीं, ठीक है। It's okay. It's okay. So generally speaking, you get somewhere between 30 cent to 60 cents in India. वही यूएस में you get between $2 to $10 depending your content niche. Shorts का RPM is comparatively always very low, 0.05 cents in India, and US में 0.10, 20, 30 cents. So I think it pays me 50 rupees for every 1,000 views that I get on shorts. that is what RPM is. Yeah. So the audience, जो इनके चैनल का RPM है, that is 50 cents views for long form views. अभी आप सब कैलकुलेट कर लेना, कमेंट सेक्शन में बताना कि every 1,000 views on shorts. सो वो 2.5 लाख वीडियो जो व्यूज जो गए हैं उस पे कितना पैसा बना है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। स्लाइटली हायर ऑन लॉन्ग फॉर्म। ओके, ग्रेट। सो बहुत सारी हमने इंटरेस्टिंग बातें की सचिन आपसे, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। नॉट जस्ट हमने ये जाना कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग कैसे कर सकते हैं, हमने ये भी जाना कि इससे आप कैसे जगह के बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख पाते हो, और ज़िंदगी कैसे आपकी पर्सपेक्टिव बदल जाता है ज़्यादा ट्रैवल करने से। इंडिया कितना खूबसूरत है, कितना वर्सेटाइल है, बाहर क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप घूमते रहेंगे। और फिर से हम आपको इस चैनल पे बुलाना चाहेंगे, आपकी और जर्नीज तब तक जुड़ जाएंगी। जाने से पहले हमारे पॉडकास्ट की एक थीम है कि आप द पॉडकास्ट नेम इज बी बिलीवर, सो इट्स ऑन द पॉजिटिव लाइन कि आपको क्यों बिलीवर रहना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपका बी बिलीवर मंत्रा क्या होगा लोगों के लिए, जो आपको लगता है कि व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच मेक्स यू गो ऑन टू योर डॉक्यूमेंट्रीज एंड इन लाइफ आल्सो? मैंने लोग जनरली क्या करते हैं, यूट्यूब में जब आते दे कीप इट दे थिंक कि अगर ये नहीं चली आई विल गो बैक टू अ रेगुलर 9 to 5, जो वो प्लान भी रखते हैं। इन माई केस देयर इज नो प्लान बी, आई हैव डिसाइडेड दैट ठीक है यूट्यूब ही करना है। यूट्यूब इज द प्रेजेंट, यूट्यूब इज द फ्यूचर, इसी में फ्यूचर है। इसलिए यू सी इवन बिग स्टार्स लाइक माधुरी दीक्षित, फराह खान स्टार्टिंग देयर ओन यूट्यूब चैनल्स वैसे। सो मुझे लगता है कि देखो अभी इसमें फ्यूचर है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस वर्क। लोगों की कहानियां बताना मुझे काफ़ी पसंद है मुझे, एंड आई सी अ फ्यूचर ओनली दिस, लाइक आई फाइनली फाउंड माई सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार जो कहते हैं। सो मेरा मंत्र बस यही है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको 100% उसमें उतारना होगा। देयर इज नो अदर वे। डोंट कीप एनी प्लान बी, क्योंकि अगर आप प्लान बी रखोगे यू विल एंड अप टेकिंग प्लान बी इवेंचुअली। सो एक ही प्लान रखना एंड स्टिक टू इट। तो मेरा मंत्र अभी वही है, लाइक आई एम इनटू क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस एंड आई वांट टू जस्ट कीप डूइंग इट टिल लाइक as long as I'm passionate about this, as long as I love telling stories. Bas there is no looking back now. Very well said, man. Very well said. और I'm sure ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। सो अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा और आप दोबारा से सचिन भट्ट भाई को हमारे साथ देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका फीडबैक इस पे क्या है। और बाकी लोगों के लिए मैं सचिन भट्ट का इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब चैनल का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। आप जाइए और देखिए इनका ज़बरदस्त काम। के क्रिएट इज़ अ वायरल गर्ल नाउ डेज, शी वर्क्स रियली हार्ड but he is no more less than her. That's what at least I can tell, क्योंकि she has a very big team and he's doing a lot on his own. So we wish him all the success कि ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत सारी कंट्रीज घूमे और बहुत सारा अच्छा कंटेंट बनाए और हमारे पॉडकास्ट पे फिर से आए। Thank you, it's been a pleasure and looking forward to seeing you.